बात करते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग की, साइड वाइज ओवरलैपिंग की या हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग की, है ना। आप चाहो तो बाकी नाम भी लिख लेना। साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से आपको पता है दो तरह के बॉन्ड बन सकते हैं, एक पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड। नीट के अकॉर्डिंग बात करूं तो नीट के लेवल पे इतना आगे तक नहीं जाते कि आपसे डेल्टा बॉन्ड भी पूछेंगे, लेकिन मैं तभी बता दूंगा, 2-4 मिनट की बात है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वैसे साइड वाइज ओवरलैपिंग से दो तरह के बॉन्ड बनते हैं, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं क्या होता है सब में। सबसे पहले बात करते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग में पहली जो चीज है पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैप, पीपी ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज ओवरलैप करके आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकते हैं। देखो जैसे एक पी ऑर्बिटल ए रहा, एक पी ऑर्बिटल ए रहा, ठीक है, एक पी ऑर्बिटल ए रहा, एक पी ऑर्बिटल ए रहा, ये दो आपस में ओवरलैप करके ऐसे ओवरलैप करके ऐसे इन्होंने ओवरलैपिंग कर ली, हाँ, ऐसे ओवरलैपिंग कर ली। तो देख रहे हो आप क्लियरली कि एक साइड से ए आ रहा है क्लोज, एक साइड से ए क्लोज आ रहा है, दोनों एक एक साइड से आ रहे हैं और ओवरलैपिंग कर ले रहे हैं। तो एक ऐसी ओवरलैपिंग है ना, एक ऐसी ओवरलैपिंग है, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग है, या साइड वाइज ओवरलैपिंग बोल सकते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग बोल रहे हैं कि एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, पैरेलली आ रहे हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग, इसको हम बोल सकते हैं कि इसका है पी ऑर्बिटल, इसका है पी ऑर्बिटल, आपस में ओवरलैप करके पीपी ओवरलैपिंग हो गई। और इस केस में जो आपका बॉन्ड बना ये आपका पाई बॉन्ड बना, है ना, पीपी ओवरलैपिंग करके आपका पाई बॉन्ड बना। इसीलिए इस बॉन्ड को हम पी पाई बॉन्ड भी बोल देते हैं। कौन सा बॉन्ड? पी पाई बॉन्ड हम बोल देते हैं। ठीक है, जब पी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल दूसरा पी ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैप करे और फाइनली आपका पाई बॉन्ड बनाए, तब आपका जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं पी पाई बॉन्ड, है ना। पी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हुई और फाइनली आपका पाई बॉन्ड बना, तो इस बॉन्ड को हम बोल देते हैं पी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड। क्लियर है? अच्छा वैसे अगर, ठीक है, जैसे मतलब इस केस में फिर आपके ऑर्बिटल कौन से हो सकते हैं? अगर आपकी लेट से क्वेश्चन, जैसे मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लेट से Z इज योर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। देखो मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे थोड़ा फोर्स इसलिए दे रहा हूं कि कभी आपको कंफ्यूजन ना रहे, कभी आपसे क्वेश्चन तो हल्का सा घुमा के पूछ लिया जाए तो आपके 4 नंबर कम ना हो। ठीक है, नहीं तो आप इसी को भूल जाओ बस। अगर तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर मान लो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि Z इज योर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, या क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है तब भी आपको Z को ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माननी है। तो अगर Z आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो साइड वाइज ओवरलैपिंग कौन से ऑर्बिटल कर सकते हैं? क्या Z ऑर्बिटल कभी साइड वाइज ओवरलैपिंग कर सकता है? नहीं करेगा, क्योंकि Z एक्सिस, क्योंकि अगर आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये मान लो पहला न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस के अक्रॉस ही आपका PZ ऑर्बिटल होगा। ये दूसरा आपका न्यूक्लियस था, दूसरा एटम था, उसके एक्सिस के अलोंग भी आपका ये दूसरा ऑर्बिटल होगा। तो PZ ऑर्बिटल एक ये रहा, एक PZ आपका ये रहा। तो PZ आपस में हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग ही करेंगे ना, अगर आपकी Z एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ये पहला एटम था उसका न्यूक्लियस, ये दूसरा एटम था उसका न्यूक्लियस। और अगर मैं बोल रहा हूं कि Z एक्सिस ही आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसका मतलब जो PZ ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस से पास होने वाली जो एक्सिस है उसी में लाई करता है। तो PZ ऑर्बिटल ले रहा, PZ ऑर्बिटल ले रहा। अब जो PZ ऑर्बिटल अगर ऐसे लाई करें तो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग ही करेंगे, कभी भी साइड वाइज ओवरलैपिंग तो नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा, तो अगर लिखा हो कि Z हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो कौन से ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएंगे? तो सिंपल सी बात है, PX ऑर्बिटल या PX ऑर्बिटल या PY ऑर्बिटल और PY ऑर्बिटल और PY ऑर्बिटल, है ना, या PX ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो। जैसे PX ऑर्बिटल है, मान लो ये भी PX ऑर्बिटल है, दो PX ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए, एक PX है, मान लो ये X एक्सिस है आपकी, ये मान लो आपकी X एक्सिस है, तो एक PX ऑर्बिटल ले रहा, एक PX ऑर्बिटल ले रहा, तो दो PX ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे? ओवरलैप कर जाएंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक बात है। अगर मान लो, मैं इधर ही क्लियर कर रहा हूं इसलिए बार बार, अगर मान लो आपको ये बोला होता कि X एक्सिस इज योर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तब आप क्या बोलते? X एक्सिस अगर आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती तो कौन से ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते?
पहले अगर जेड एक्सिस जब आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थी तो पी जेड ऑर्बिटल ही आपके सिग्मा बॉन्ड बनाते, लेकिन अगर एक्स एक्स आपको क्वेश्चन में अगर दे दिया है कि एक्स एक्सिस इज योर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो आपके सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए कौन से ऑर्बिटल यूज होते हैं? पी एक्स ऑर्बिटल। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पी जरूरी नहीं है कि जेड एक्सिस ही हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो, हालांकि मैक्सिमम केस में नीट के लेवल पे तो 100% केस पे आप मान लो कि आपको इतना डीप नहीं जाएंगे हो, लेकिन तब भी मैं बोल रहा हूं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे डिफाइन होता है कि कौन सा ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, कौन सा सिग्मा पाई बॉन्ड बनाएगा। अगर एक्स एक्सिस आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती तो पीएक्स ऑर्बिटल आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते, और अगर जेड एक्सिस आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती तो पीजेड ऑर्बिटल और पीजेड ऑर्बिटल आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते। ठीक बात है, क्योंकि अगर जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती तो मतलब न्यूक्लियर से पास होने वाली एक्सिस में ही आपका पीजेड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई करती, इसमें भी ऐसे, तो आपस में हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग ही होती। और अगर एक्स एक्सिस आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती तो एक्स एक्सिस में मतलब एक्स पी एक्स ऑर्बिटल मतलब एक्स एक्सिस से पास होने वाला ही जो एक्स एक्सिस पास होने वाली ही जो ऑर्बिटल होगा, मतलब पी एक्स ऑर्बिटल जो होंगे वही आपके न्यूक्लियस से पास होंगे, तो मतलब ए ही आपकी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक बात है, मतलब यार सिंपल सी बातें हैं, अगर कंफ्यूजन अगर कुछ माइंड में है तो सिंपल सी बात है मेरी समझो, न्यूक्लियस से पास होने वाली एक्सिस ही तो आपकी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग करेगी, ये बात क्लियर है। जो न्यूक्लियस के परपेंडिकुलर एक्सिस होगी वो आपकी क्या करेंगी? वो पाई बॉन्ड बनाएगी। ये सिंपल सी बात है। ये मान लो ये न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है रहा, तो न्यूक्लियस से पास होने वाली एक्सिस ही आपकी हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग करेंगी, और न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वो आपकी पाई बॉन्ड बनाएगी, है ना, साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगी, और साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगी। तो अगर एक्स आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पी एक्स और पी एक्स आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, है ना, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग पी एक्स में होगी। अगर पी जेड आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पी जेड आपकी इंटरन्यूक्लियर पीजेड आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। अगर वाई आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती तो पीवाई और पीवाई आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग करते। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो, तो मतलब पीपी ओवरलैपिंग हो रही है, तो पीपी ओवरलैपिंग के कारण अगर आपका पाई बॉन्ड बन रहा है तो आपको पाई बॉन्ड कौन बना सकता है? अगर मैं ये मान रहा हूं कि जेड आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, वाई है कि जेड है, तब आपको जेड को ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बारे में कोई भी बात नहीं की है तो बाय कन्वेंशन हम जेड एक्सिस को ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं। बात क्लियर है? बहुत बात हो गई, बहुत भाषण हो गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, इतना कोई नहीं बताता है। चलो, तो अगर आपकी जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई तो मतलब इसका मतलब है कि पीजेड और पीजेड ऑर्बिटल जो है आपके, वो क्या करेंगे? वो आपके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और बाकी जो ऑर्बिटल है मतलब पीएक्स ऑर्बिटल आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे, है ना। जैसे जो पीजेड ऑर्बिटल होंगे वो आपके सिग्मा बॉन्ड बना देंगे, और जो पीवाई ऑर्बिटल होंगे, पीवाई ऑर्बिटल पीजेड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होंगे, तो पीवाई ऑर्बिटल आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे, अभी एग्जांपल हम देखेंगे। समझ रहे हो कि अगर जेड आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी तो पाई बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल बनाएंगे? या पीएक्स या पीवाई। यही आपके क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे, मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे या पाई बॉन्ड बनाएंगे, एक ही बात है। क्लियर बात है? अच्छा, चलो एग्जाम्पल देख ले। ठीक है, तो ये पीपी ओवरलैपिंग हुई थी यार, पीपी ओवरलैपिंग से आपके इस बार आपका पाई बॉन्ड बना था। हमने पहले देखा था जब पीजेड आपस में कंबाइन कर रहे थे तो आपका सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, तब आपका सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, है ना। लेकिन इस केस में जब पीपी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो जब पीपी ऑर्बिटल साइड वाइज कंबाइन करेंगे तो आपका पीपी ऑर्बिटल जब साइड वाइज कंबाइन कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो आपका पाई बॉन्ड बनेगा। और जब पीपी ऑर्बिटल आपका अलोंग एक्सिस ओवरलैप कर रहे हैं तो आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जब हेड ऑन हेड ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड, जब साइड वाइज ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड। सिंपल सी बात इतनी है। ठीक बात है? अच्छा, तो जब पीपी ऑर्बिटल कंबाइन ऐसे कर रहे हैं, साइड वाइज कर रहे हैं, तो पाई बॉन्ड बनेगा। इसीलिए इस बॉन्ड को हम पी पाई बॉन्ड भी बोल देते हैं, पी पाई बॉन्ड भी बोल देते हैं। बात क्लियर है? चलो एग्जाम्पल देखते हैं। पीपी ओवरलैपिंग की एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल से ज्यादा चमकता है ना।
तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हम क्या ले लें, चलो छोटी मोटी एग्जाम्पल प्यारी सी जो आपके सिलेबस का पार्ट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो पहली ले लो, चलो ऑक्सीजन, एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन की। देखो जैसे आपको ऑक्सीजन का लैविश डॉट स्ट्रक्चर अब आपको आता है, आपको पता है कि ऑक्सीजन में ऐसे 2 बॉन्ड होते हैं, अब आपको आता है लैविश डॉट स्ट्रक्चर, है ना, कि 2 ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होते हैं, करा चुका हूं आपको, ठीक है। तो मैं एक आपको चीज स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि जो पहला बॉन्ड होता है 2 एटम के बीच में, वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो मतलब ये जो पहला बॉन्ड है ये आपका सिग्मा बॉन्ड होगा, और 2 एटम के बीच में सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, बात क्लियर है। तो मतलब दूसरा बॉन्ड कौन सा होगा, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड ही होगा। तो ये पहला बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड है, समझ रहे हो। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड है, जिसमें पहला बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, क्योंकि 2 एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, और 2 एटम के बीच में सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। ये लाइन मैंने लिखाई हुई है आपको। तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड। अच्छा अब देखते हैं, देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 1s2 2s2 2p4, है ना। तो इसका वैलेंस शेल देखते हैं, तो वैलेंस शेल में ए इसका 2s बना दिया, ए इसका 2p बना दिया, ठीक है। इसी तरह दूसरा 2 ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं ना, तो दोनों का बना देते हैं, इसका भी वैलेंस शेल ऐसा ही होगा। चलो ठीक है, मैंने बना दिए, ठीक है। ये पहला ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन। अब आपका डबल बॉन्ड बन रहा है, अब आपका डबल बॉन्ड बन रहा है। तो देखो ए पहला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पहले ऑक्सीजन का पहला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे करके एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। बोलो भाई, पहला बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, और जो दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर पाई बॉन्ड बनाएगा। इतनी बात समझ आ रही है। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड जो बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। बात क्लियर है, ठीक बात है। अच्छा देखो फिर, देखो तो ए ऑक्सीजन था, ए ऑक्सीजन था, है ना। 2 ऑक्सीजन मैंने बना दिए, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। इसका हम क्या बना रहे हैं, ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं ना, ओवरलैपिंग का डायग्राम बना रहे हैं। ये पहला ऑक्सीजन था, ये दूसरा ऑक्सीजन था। देखो ए इसका मान लो px ऑर्बिटल था, ए py, ए pz, इस केस में भी ऐसा है px, ये था py, ये था pz। तो px तो अभी आपका पेयर्ड है ना पूरा, py और pz से ही बॉन्ड बन रहा है, py और pz से ही आपका बॉन्ड बन रहा है, ठीक बात है। अच्छा अब देखो पहला जो py ऑर्बिटल है, या मैंने आपको क्या बोला कि जेड एक्सिस को हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोल देंगे, जेड एक्सिस को हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोल देंगे। तो आप बेटर ये रहेगा कि इसको बोल दो कि ये पहले एक इधर से सिग्मा बॉन्ड बना, जेड pz और pz ने आपस में मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाया, और py और py ने मिलकर आपस में पाई बॉन्ड बनाया, ठीक है। अगर हम जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान रहे हैं, अगर हम वाई एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानते तो हम बोल देते कि py और py ने आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाया, और pz और pz ने आपस में पाई बॉन्ड बनाया। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बाय कन्वेंशन ही हम चलते हैं कि जेड ऑर्बिटल आपस में क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, और ये आपका पाई बॉन्ड। तो सबसे पहली बात, पहला बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड किसके किसके बीच में बना, pz और pz ऑर्बिटल के बीच में, pz और pz ऑर्बिटल के बीच में पहला सिग्मा बॉन्ड बना। तो ऑक्सीजन का ए pz ऑर्बिटल इस दूसरे ऑक्सीजन के इस pz ऑर्बिटल के साथ ऐसे हेड ऑन हेड ओवरलैप करके आपका ऐसे क्या बना दिया, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। पहला काम हो गया भाई, बोलो। ये यार थोड़ा शेप उप देख लेना ना, अगर छोटी मोटी बन जाए कुछ तो देख लेना, ठीक है। तो ए ऑक्सीजन का पहला p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल, मतलब इसका pz इसके pz ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होकर सिग्मा बॉन्ड बना दिया, ठीक बात है। अच्छा अब दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड बन रहा है, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड, मतलब पहला तो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हुई है, दूसरा जो आपकी हुई है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हुई है, क्योंकि पाई बॉन्ड आपका साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से ही बनता है, ठीक बात है। अच्छा तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग किसके किसके बीच में हुई है, py ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल के बीच में, py आपस में साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो अगर pz ऑर्बिटल आपका इस डायरेक्शन में है तो py ऑर्बिटल हम किस डायरेक्शन में बना सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बोलो भाई,
ये आपका पी वाई ऑर्बिटल हो जाएगा। अगर ये आपके पी जेड ऑर्बिटल है तो पी वाई उसके जेड एक्सिस पी वाई एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर नहीं होती है, तो ये आपका पी वाई ऑर्बिटल हो गए, ये आपके पी वाई ऑर्बिटल हो गए। और ये आपका पी वाई ऑर्बिटल इस पी वाई ऑर्बिटल के साथ ऐसे ओवरलैप कर रहा है। इसको हम डायग्राम में दिखा नहीं सकते हैं कि कैसे आपस में ऐसे ओवरलैपिंग दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि बीच में जगह आ गई है, इस करके हम कॉपी में बना नहीं सकते हैं या बुक में बना नहीं सकते, किसी भी बुक में नहीं बनाया हुआ, इसलिए हम ऐसे दिखा देते हैं इसी एरो से कि ऐसे आपस में आके ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, 3D स्पेस में। तो आपको भी ऐसे दिखाना है, ठीक है। तो इस ऑर्बिटल डायग्राम को समझ रहे हो क्या है, क्या हुआ? ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड थे, पहला सिग्मा बॉन्ड था, दूसरा पाई बॉन्ड था। तो पीजेड और पीजेड ऑर्बिटल आपस में पहले कंबाइन करके एक सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो ये मैंने पीजेड ऑर्बिटल इस ऑक्सीजन का लिया, इसका पीजेड ऑर्बिटल लिया, आपस में हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हुई और फाइनली आपका सिग्मा बॉन्ड बन गया। फाइनली आपका पहला सिग्मा बॉन्ड बन गया। और दूसरा, मतलब ये जो बॉन्ड है आपका सिग्मा बॉन्ड है, और उसके बाद दूसरा बॉन्ड है आपका पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा ऑर्बिटल यूज हुए? पी वाई और पी वाई। तो इसका पी वाई के साथ साइड बाय साइड ओवरलैप करके ए पाई बॉन्ड बना दिया, ठीक बात है। ए आपका पाई बॉन्ड बन गया। तो पाई बॉन्ड देखो कब बना, पाई बॉन्ड किसके बीच में बना? पी और पी के बीच में। सिग्मा बॉन्ड भी पी और पी के बीच में बना था, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं साइड बाय ओवरलैपिंग की, मतलब पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड की बात कर रहे हैं। डेल्टा बॉन्ड तो छोटा सही है, मेनली हम बात पाई बॉन्ड की कर रहे हैं। तो पाई बॉन्ड की हम बात करें तो अभी हम बात कर रहे हैं पाई बॉन्ड को, अभी हम पाई बॉन्ड को ही कंसीडर में रख रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड तो हम देख चुके हैं ना पहले ही। तो पाई बॉन्ड को अगर हम कंसीडरेशन में देखें तो कौन सी ओवरलैपिंग हुई? पीपी ओवरलैपिंग ही हुई। पाई बॉन्ड कब बना? इसका पी वाई ऑर्बिटल इसके पी वाई ऑर्बिटल से कंबाइन होकर आपका क्या बना? पाई ऑर्बिटल बना, पाई बॉन्ड बना। तो आपकी इस ओवरलैपिंग को क्या बोल देंगे? पीपी ओवरलैपिंग, है ना। इसको बोल देंगे पीपी ओवरलैपिंग कि इसका ए पी वाई इसका पी वाई के साथ कंबाइन हुआ। आप चाहो तो एक्स बोल देते, है ना, पी एक्स ओवरलैपिंग, है ना। आप चाहो तो ये बोल देते। अब जरूरी थोड़ा ना कि ये इलेक्ट्रो इधर ही फिल करना है। मैंने आपको हंस रूल कराया हुआ है, हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी कराया हुआ है कि जरूरी नहीं है कि आपको ये इलेक्ट्रो इधर ही भरना है। ये चाहते तो आप इधर भी भर देते, क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है। तो अगर ए दो को खाली रखो, इसको भर दो। आप चाहो तो ऐसा कर देते, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी कर दो। लेकिन हम इन जनरल हमारे हाथों की आदत होती है कि हम सिस्टमैटिक तौर पे ही चलते हैं, तो हम इधर पहले भर देते हैं। लेकिन कोई रूल नहीं है कि इधर ही पहले भरना है, पेयरिंग इधर ही करनी है। चाहते तो आप दो इधर भर देते, एक पी एक्स खाली रख देते, एक पी जेड खाली रख देते, ठीक बात है। तो फिलहाल अभी हमने ऐसे ही रख दिया है कि पी एक्स हमने भर दिया है, पी वाई और पी जेड हमने खाली रखा हुआ है। तो एक आपका पी जेड ने आपका सिग्मा बॉन्ड बना लिया, पी वाई ने आपका पाई बॉन्ड बना लिया, तो ऐसे करके आपका बन गया, ठीक है। ये समझ रहे हो ना कि पी एक्स भी यूज हो सकता था कि अगर हम हंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग अगर पेयरिंग ऐसे कर देते, क्योंकि ये पेयरिंग भी सही है कि इसको हमने खाली रखा, इधर भर दे। जरूरी नहीं है कि इसको ही भरना है, इसको ही भर सकते हो क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है, किसी एक की भी पेयरिंग कर दो। अब जब इसको आपने भर दिया तो अब ये दो खाली हो गए, पीजेड और पी एक्स खाली हो गए। तो पीजेड ने तो आपका सिग्मा बॉन्ड बना लिया और पी एक्स ने आपका क्या बना लिया? पाई बॉन्ड, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम ऐसे ही मान लेते हैं कि आपको थोड़ा देखने में हजम होता हुआ दिखे, तो इसलिए हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, इसलिए हमने दिखा दिया कि पी वाई और पी वाई में ऐसे बन रहा है। लेकिन मुझे छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना आपके जरूरी है ना, क्योंकि ये चीज़ें बुक्स में नहीं दिखाई जाएंगी या बुक्स में बताई नहीं जाएंगी। क्लियर है? चलो, तो ये पहले ऑक्सीजन की बात होगी। तो हमने ऑक्सीजन का ऑर्बिटल डायग्राम देख लिया कि पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड बना। तो ये पाई बॉन्ड कैसे बना? पीपी ओवरलैपिंग से, एक पीपी ओवरलैपिंग से आपका पाई बॉन्ड बन गया, ठीक बात है। अच्छा, इसी तरह आप एग्जांपल ले सकते हो नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को भी देख लेते हैं, वो भी पीपी ओवरलैपिंग की ही एग्जांपल है, वो भी आपकी पीपी ओवरलैपिंग की ही एग्जांपल है। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन का आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर पता है कि नाइट्रोजन में 3 ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो पहली बात, पहला बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड होगा, बाकी दूसरा बॉन्ड भी आपका पाई बॉन्ड होगा, तीसरा बॉन्ड भी आपका पाई बॉन्ड होगा। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी जितने भी बॉन्ड हैं, मतलब आगे के दो जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड ही होंगे। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, आगे के दो बॉन्ड आपके पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड, ठीक है। तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, आगे के दो बॉन्ड आपके पाई बॉन्ड होंगे।
क्लियर है, क्योंकि हमने बात की है कि फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम इज ऑलवेज ए सिग्मा बॉन्ड एंड ओनली वन सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल बिटवीन टू एटम। ठीक है, तो उसका मतलब कि जो बाकी दो बॉन्ड होंगे पाई बॉन्ड ही होंगे, और बाकी जो दो बॉन्ड होंगे वो पाई बॉन्ड ही होंगे। ठीक है, तो पाई बॉन्ड, तो मतलब एक नाइट्रोजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है। देखते हैं नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 है ना। तो इसका वैलेंस शेल को ही हमें देखना है, तो 2s और 2p ये दो बना दिए। ठीक है, ये पहला नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन भी बना देते हैं, तो ये दूसरा नाइट्रोजन। ठीक है, दो, पहला नाइट्रोजन ये दूसरा नाइट्रोजन। तो क्या हो रहा है देखो, इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा। ये पहला ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेगा। ठीक है, तो एक आपका एक आपका सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, है ना, एक आपका सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। चाहो तो आप ऐसे दिखा भी दो, अगर आपको थोड़ा सा उस वे में चलना है। मैं इसलिए नहीं दिखाता हूँ क्योंकि मे भी वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोल दें कि एक्स एक्सिस है, वैसे बोलते नहीं है, लेकिन मान लो बोल ही दिया फिर मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं दिखाता नहीं हूँ px py और pz। लेकिन चाहो तो आप दिखा सकते हो px py और pz। तो मान लो pz और pz ने पहले मिलकर तो एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। हमने अगर जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोला है तो pz और pz ने मिलकर आपस में एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया। उसके बाद py और py मिलके एक पाई बॉन्ड बनाएंगे, फिर एक px और px मिलके भी एक पाई बॉन्ड बना लेंगे। यही होगा काम कि एक सिग्मा बॉन्ड बना, एक आपको पता है कि एक सिग्मा बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, तो मतलब pz और pz ने मिलके एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया, py ने मिलके एक पाई बॉन्ड, px और px ने मिलके दूसरा पाई बॉन्ड। यही काम हुआ होगा। ठीक है, तो बना लेते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। ए नाइट्रोजन, ए पहले मैंने बना दिया pz। ठीक है, ए मैंने बना दिया pz। ठीक है, ए pz और pz के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड मैंने बना दिया। आगे py और py के बीच में पाई बॉन्ड, px और px के बीच में पाई बॉन्ड। तो पहले px बना देता हूं मान लो, या py बना लो, कोई भी एक बना लो। तो py होगा परपेंडिकुलर किसके, pz के, है ना। तो ये मैंने py बना दिया। ठीक है, ये py के बीच में एक बन जाएगा पाई बॉन्ड, और एक है आपका px के बीच में भी px और px के बीच में दूसरा पाई बॉन्ड बन रहा है। पहला सिग्मा बॉन्ड बना pz और pz के बीच में, फिर पहला पाई बॉन्ड py और py के बीच में, उसके बाद px और px। तो px दिखा देते हैं, px क्या होगा, x और z और y इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। x एक्सिस आपकी z एक्सिस और y एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, सिंपल सी बात। तो लेट्स से मैंने px बना दिया, है ना, मैंने px बना दिया। ठीक है, ये मैंने px बना दिया। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, ए आपका py ऑर्बिटल इस py ऑर्बिटल के साथ ऐसे बॉन्ड बना रहा है, ऐसे पहला पाई बॉन्ड ए बना, है ना, पहला पाई बॉन्ड ए बना। ठीक बात है। दूसरा पाई बॉन्ड इस px और इस px के बीच में बना, इस px और इस px के बीच में। तो ये आपका ऑर्बिटल डायग्राम है किसका, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का। देखो क्या हुआ, अगर मैं जेड एक्सिस को हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रहा हूं, तो ये मान लो pz ऑर्बिटल और ये pz ऑर्बिटल था, pz और pz के बीच में पहला सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, और उसके बाद एक पाई बॉन्ड बना py और py के बीच में। ठीक है, py और py के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड बनता है दो एटम के बीच में, तो हमने एक सिग्मा बॉन्ड बना दिया। जो दूसरा बॉन्ड होगा पाई बॉन्ड होगा। तो पहला पाई बॉन्ड हमने माना कि py और py के बीच में बना, तो इसका py इसके py के साथ एक पाई बॉन्ड बना लिया, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर ली। और उसके बाद तीसरा बॉन्ड जो कि आपका दूसरा पाई बॉन्ड है, तो दूसरा पाई बॉन्ड आपका बना px और px के बीच में। तो ये px और ये आपका px, तो इस px के बीच में एक पाई बॉन्ड और बन गया। तो ये आपका नाइट्रोजन का ऑर्बिटल डायग्राम है, जिसमें pz ने आपका एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, px और py ने आपके पाई बॉन्ड बना लिए। ठीक बात है। और अगर हम एक्स एक्सिस को हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते तो क्या होता, तो हमारा ए बॉन्ड सिग्मा होता, px के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता, और ये आपका ये दो आपके पाई बॉन्ड बनते, है ना। अगर हम एक्स एक्सिस को हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेते तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड होता और ये आपके दो पाई बॉन्ड होते। फिर मतलब हम जो सिग्मा बॉन्ड दिखाते वो px और px के बीच में दिखाते, है ना। और इनके बीच में ए मान लो py है और ए मान लो आपका इधर हम pz दिखा देते, हम ऐसे दिखा देते।
अगर हमारी हमको बोला होता कि एक्स एक्सिस हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो हम पी एक्स और पी एक्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड दिखाते, और पी वाई के बीच में पाई बॉन्ड, और पी जेड के बीच में पाई बॉन्ड। ठीक है, लेकिन इन जनरल हम जेड एक्सिस को ही हमारी क्या मानते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं। लेकिन कोई रूल नहीं है, अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि एक्स एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानो तो एक्स एक्सिस को ही मानना, यानी कि उस टाइम भी आप कन्वेंशन लेने चले जाओ। ठीक है, तो वैसे फिलहाल पाई और सिग्मा, है ना, तो इसको हम पी जेड और पी जेड बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम पी एक्स बोल देते हैं। मैं जितने भी डायग्राम बना रहा हूँ वो कन्वेंशन का यूज़ करते हुए बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन साथ साथ में आपको बताता भी जा रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स को मान लो तो आपका पी एक्स और पी एक्स के बीच में बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक बात है। तो ये हो गया यार आपका नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजन में भी आप देख रहे हो जो आपके दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं, तो पाई बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, पी ओवरलैपिंग से, पी ऑर्बिटल इसका, पी ऑर्बिटल इसका। पहला तो सिग्मा बॉन्ड बना पी जेड के बीच में, दूसरा पहला पाई बॉन्ड पी और पी ओवरलैपिंग से, दूसरा पाई बॉन्ड भी पी और पी ओवरलैपिंग से। तो दो पाई बॉन्ड बने आपके पी ओवरलैपिंग से। तो पी ओवरलैपिंग का यूज करते हुए आपके पाई बॉन्ड बने, मतलब साइड पी ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज ओवरलैप किए और आपके फाइनली पाई बॉन्ड बना लिए। ठीक है, तो पी ओवरलैपिंग की एग्जांपल हो गई ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक बात है। चलो, तो ये बात होगी साइड वाइज ओवरलैपिंग की। हमने पहली चीज देख ली कि पी ओवरलैपिंग से आपका हो सकता है काम। ठीक है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में पी ओवरलैपिंग थी, पी ओवरलैपिंग से वो पाई बॉन्ड बना रहे थे। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट ओवरलैपिंग है, तो हमने पहले देखा साइड वाइज ओवरलैपिंग किसके बीच में हो रही है, पी के बीच में। आगे है पीडी ओवरलैपिंग, सेकंड है पीडी ओवरलैपिंग, कि एक का पी ऑर्बिटल हो और दूसरे का डी ऑर्बिटल हो। ये मान लो आपका डी ऑर्बिटल है ना, एक पी ऑर्बिटल हो दूसरे का डी ऑर्बिटल हो, है ना। तो अब ये दो आपस में कंबाइन करेंगे, और फाइनली आपका ये ऐसे तो ऐसे देखो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी, ऐसे ही आपकी ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी, है ना। ए इधर से आया, एक दूसरे को क्लोज आए और ऐसे साइड बाय साइड ऐसे ओवरलैप कर गए, तो ये ओवरलैपिंग हो गई। तो ये आपकी ओवरलैपिंग कैसी हुई, पीडी ओवरलैपिंग हुई, पीडी ओवरलैपिंग हुई। और पीडी ओवरलैपिंग से आपका कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बना, है ना, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग करने से पाई बॉन्ड ही बनता है, डेल्टा बॉन्ड भी बनता है, लेकिन उसको देख लेंगे, छोटा सा पार्ट है और ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता। जेई एडवांस में पूछा जा सकता है, जेई मेंस और नीट में इन जनरल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो पी और डी ऑर्बिटल आपस में साइड वाइज ओवरलैप करके आपका क्या बनाया, पाई बॉन्ड बनाया। तो ये पी डी ओवरलैपिंग थी, पाई बॉन्ड बनाया। तो इस ओवरलैपिंग को हम पी पाई डी पाई बॉन्ड बोल देते हैं। इस ओवरलैपिंग से जो आपका बॉन्ड बनता है, मतलब पी और डी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें और आपका पाई बॉन्ड बनाया जब, तब उस बॉन्ड को हम बोलते हैं पी पाई डी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल कौन कौन से हो सकते हैं, जेड के अलावा अगर हम जेड को हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रहे हैं, तो आपको पता है कि पीडी ओवरलैपिंग से आपका सिग्मा बॉन्ड कब बन रहा था, जब आप सिग्मा पी और डी ऑर्बिटल का यूज करके आपका सिग्मा बॉन्ड कब बन रहा था, जब आप डी जेड स्केयर एंड पी जेड ऑर्बिटल को लो, है ना। ये हमने देख चुके हैं कि डी जेड स्केयर और पी जेड ऑर्बिटल को लोगे तो आपका सिग्मा बॉन्ड बन जाता है जब पी डी ओवरलैपिंग से। लेकिन जब आपको पी डी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन रहा हो, तो पी डी अगर जेड एक्सिस को ही हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रहे हैं, तो कौन कौन से डी ऑर्बिटल यूज हो सकते हैं, तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, है ना, डी वाई जेड, डी एक्स स्केयर डैश वाई स्केयर एंड टी। ठीक है, तो ये जो आपके ऑर्बिटल हैं ये सारे आपके यूज हो जाएंगे किसमें, डी जेड एक्स भी ले सकते हो ना, डी जेड एक्स। तो ये आपके जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपके पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, साइड वाइज ओवरलैपिंग में। जब अगर हम जेड एक्सिस को हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रहे हैं, जो कि हम मानते भी हैं हर एक जगह पे, मैक्सिमम केस में आप मान के ही चलो, इतना कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो हम जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं। तो अगर जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं तो इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मतलब जब पी डी ओवरलैपिंग हो रही हो, पी डी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, जब डी जेड स्केयर और पी जेड ऑर्बिटल हो और
पीडी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब एक आपके पास पी ऑर्बिटल हो और बाकी आपके जो डी ऑर्बिटल है दूसरे वाले पी डी जेड स्केयर के अलावा बाकी जितने भी ऑर्बिटल हैं उससे जब आपका बन रहा हो तो आपकी पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो पीडी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बन सकता है कब, जब डी जेड स्केयर और पी जेड हो, और बाकी साइड वाइज ओवरलैपिंग कब हो सकती है, जब आपका पी ऑर्बिटल हो और बाकी डी जेड स्केयर के अलावा बाकी जितने भी डी ऑर्बिटल हैं उनका जब यूज करते हैं तो आपका पी डी ओवरलैपिंग ही होती है, लेकिन इस केस में पाई बॉन्ड बनता है क्योंकि साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, तो मतलब पी पाई डी पाई बॉन्ड बनता है। ठीक बात है, पी पाई डी पाई बॉन्ड बनता है। एग्जाम्पल देख लें, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इसको बना लेना। एग्जाम्पल हम देखते हैं, चलो SO3 को देखते हैं। पीडी ओवरलैपिंग से जब आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग करके जब पाई बॉन्ड बन रहा है उसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो SO3 मैं ले रहा हूं एग्जांपल, है ना, एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल SO3। ठीक है, SO3 मेरी एग्जांपल है। तो देखते हैं, पहला तो सल्फर है, सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3p4। तो वैलेंस शेल ये रहा, है ना, वैलेंस शेल को ही बनाएंगे। तो ये वैलेंस शेल है, ये आपका वैलेंस शेल है। तो SO3 का आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर पता है, मैं आपको करा चुका हूं, ये तो मैंने क्लास में भी कराया हुआ है। तो ये SO3 का डॉट स्ट्रक्चर होता है कि 3 डबल बॉन्ड होते हैं, है ना, और 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो आपको दिख रहा है कि पहला इनके बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, दूसरा बॉन्ड पाई होगा, पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, दूसरा बॉन्ड पाई होगा, पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, दूसरा बॉन्ड पाई होगा। ये तो आपको पता ही है, पहला बॉन्ड दो एटम के बीच में हमेशा पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, फिर आगे वाले बॉन्ड पाई बॉन्ड। अच्छा, तो मतलब 6 बॉन्ड बन रहे हैं टोटल, है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड। तो 6 बॉन्ड बन रहे हैं तो आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोलो भाई। 6 बॉन्ड बन रहे हैं तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोवलेंसी में किया हुआ है हमने। तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसकी एक ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन थी, तो इसकी पहले हम एक्साइटेशन कराएंगे, है ना। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हमें, तो इसका डी ऑर्बिटल भी था, इसका डी ऑर्बिटल खाली है ना, 3d ऑर्बिटल खाली है। ये मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ आपको, SO3 में वाली चीज़ें सारी बता चुका हूँ। ठीक है, कि सल्फर जो है 6 कोवलेंसी तक शो कर सकता है ना। तो ये ऐसे एक्साइट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कूद के इधर जाएंगे, तो ये देखो। तो पहले इसकी ग्राउंड स्टेट थी, एक्साइटेड स्टेट में हो गया कि 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, अब बॉन्ड बनेगा। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, अब बॉन्ड बनाएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एक्साइटेड स्टेट हमने लिख दी, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए क्योंकि 6 बॉन्ड हमें बनाने थे। अब सल्फर किससे कंबाइन हो रहा है, 3 ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन है हमारे पास 3 है। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4, है ना, यही होती है। तो वैलेंस शेल को देखेंगे, है ना, वैलेंस शेल को देखेंगे तो मान लो ए आपका 2s, ए आपका 2p। ठीक है, चलो ऑपोजिट बना देते हैं स्पिन। ठीक है, तो ये जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, पहला ऑक्सीजन है, मान लो 3 ऑक्सीजन है ना, तो 3 ऑक्सीजन बना देते हैं। SO3 बनाने के लिए 3 ऑक्सीजन चाहिए ना भाई, कि 2 से बना, 1 से बना दोगे। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन, ये मान लो आपका ये तीसरा ऑक्सीजन, है ना। ये पहला ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3, है ना। ये मान लो आपका ऑक्सीजन नंबर 1 है, ये ऑक्सीजन नंबर 2 है, ये ऑक्सीजन नंबर 3 है। ठीक है, 3 ऑक्सीजन बना दिए। अच्छा, तो पहले तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, है ना। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही हमेशा पाई बॉन्ड बनता है। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, फिर पाई बॉन्ड बनता है। तो देखो क्या हुआ, इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से पहले कंबाइन होकर एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। मतलब सल्फर ने पहले ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया,
सल्फर ने पहले ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया, एक काम हो गया, ठीक है। अब सल्फर ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी एक सिग्मा बॉन्ड बनाया। पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनते हैं फिर पाई बॉन्ड बनते हैं। पहले इसका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर इसका सिग्मा बॉन्ड, फिर इसका सिग्मा बॉन्ड। जब तीनों के सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे उसके बाद ही पाई बॉन्ड बनना शुरू होगा। ऐसे थोड़ा होगा यार, खुद तो थोड़ा भेजा लगाओ कि इसका डबल बॉन्ड बन गया है, इसने दो के दो बॉन्ड बना लिया, इधर एक भी बॉन्ड ही नहीं बना है। ऐसा थोड़ा होगा, पहले तीनों का एक एक बॉन्ड बनेगा, पहले तीनों का एक एक बॉन्ड बनेगा तभी तो डबल बॉन्ड बनना शुरू होगा, ठीक बात है। तो सबसे पहले तीनों के सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, सबसे पहले तीनों के सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। देखो तो पहला सिग्मा बॉन्ड बना है ना, पहला सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक बात है। अब सल्फर का दूसरा इलेक्ट्रॉन यूज होगा दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। तो पहला सिग्मा बॉन्ड बन गया था, है ना। अब दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनेगा सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, तो मतलब सल्फर और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन सल्फर का यूज हुआ दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं दिखा नहीं रहा हूँ इसलिए, तो ज़्यादा अंदर ही अंदर लाइनें लग जाएंगी, तो ऐसी मैं आप ऐसी समझ जाओ ना। अगर मैं ये बना रहा हूँ तो मतलब सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना, ये आपका सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। मान लो ये पहला सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तीसरा सिग्मा बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा, सल्फर और तीसरे ऑक्सीजन के बीच में। सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन और तीसरे ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, तो ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक बात है। पहला सिग्मा बॉन्ड पहला सिग्मा बॉन्ड बना आपका सल्फर और पहले ऑक्सीजन के बीच में, सल्फर और पहले ऑक्सीजन के बीच में। दूसरा सिग्मा बॉन्ड सल्फर और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में, दूसरे ऑक्सीजन के बीच में। तीसरा सिग्मा बॉन्ड सल्फर और तीसरे ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। तो तीनों हमने सिग्मा बॉन्ड बना दिए। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की, ठीक है, पाई बॉन्ड की। अच्छा, तो पाई बॉन्ड देखो, अब पाई बॉन्ड बनना शुरू होगा। पहले इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, पहला सल्फर और पहले ऑक्सीजन के बीच में पहला पाई बॉन्ड बनेगा। तो सल्फर का ए वाला इलेक्ट्रॉन, मान लो इसको मैं स्टार से डोनेट कर रहा हूँ, मतलब ए इलेक्ट्रॉन आप पाई बॉन्ड बना रहे हैं, है ना। तो ए इसका इलेक्ट्रॉन और पहले ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गया था एक सिग्मा बॉन्ड बनाने में, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है पाई बॉन्ड बनाने में, है ना। दूसरा इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है पाई बॉन्ड बनाने में, ठीक बात है। पहला इलेक्ट्रॉन तो यूज हुआ था सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, अब क्योंकि इस सल्फर का इस पहले ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बने हैं, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, तो पहला सिग्मा बॉन्ड बना लिया था, पहला सिग्मा बॉन्ड बन गया था। दूसरा पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये दो यूज करके पाई बॉन्ड बन जाएगा। मतलब ये पहला बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड होगा और जो दूसरा बॉन्ड बनेगा सल्फर का, ये पाई बॉन्ड होगा, यही होगा, ठीक है। ऐसे लाइन से हम दिखा सकते हैं चाहे तो, लेकिन मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत 6-7 लाइनें हो जाएंगी तो बहुत कंफ्यूजन दिखने लग जाएगी आपको, ठीक है। इसलिए मैं स्टार से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हमने काम कर दिया कि सल्फर का एक सिग्मा बॉन्ड भी बना दिया और एक पाई बॉन्ड भी बना दिया। आगे दूसरे ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो ए वाला इलेक्ट्रॉन, सल्फर का ए वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के इस वाले इलेक्ट्रॉन से दूसरा पाई बॉन्ड बना लेगा, तो ये दूसरा पाई बॉन्ड बन जाएगा। तीसरा सल्फर का इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑक्सीजन के सल्फर के तीसरे ऑक्सीजन के साथ तीसरा पाई बॉन्ड बना लेगा, तीसरे ऑक्सीजन के साथ तीसरा पाई बॉन्ड बना लेगा। तो ये 3 आपके पाई बॉन्ड बन गए, 3 आपके सिग्मा बॉन्ड बन गए। देखो हुआ क्या, एक बार फिर से समझो, 30 सेकंड में फिर से समझ आ जाएगा। वैसे तो आपको समझ आ गया होगा, लेकिन मैं एक बार रिवाइज ही करा रहा हूँ। पहला क्या हुआ, आपको दिख रहा है कि SO3 में ए होता है कि 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं। पहला ऑक्सीजन मैंने बोल दिया, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, ठीक बात है, क्लियर है इतना। शांत रहो, मन शांत रखो, सुनो बस। पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, ठीक है। तो पहले एक सल्फर और पहले आपके सिग्मा बॉन्ड ही बनते हैं, तो सल्फर और पहले ऑक्सीजन के बीच में पहला सिग्मा बॉन्ड हमने बनाया, ठीक है। फिर हमने सल्फर और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, फिर हमने सल्फर और तीसरे ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, 3 सिग्मा बॉन्ड बना दिए, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए। अब हम पाई बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। तो फिर पहला पाई बॉन्ड हमने बनाया सल्फर और पहले ऑक्सीजन के बीच में, पहला पाई बॉन्ड बनाया हमने सल्फर और पहले ऑक्सीजन के बीच में। दूसरा पाई बॉन्ड बनाया हमने सल्फर और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में, तीसरा पाई बॉन्ड हमने बनाया सल्फर और तीसरे ऑक्सीजन के बीच में, सल्फर और तीसरे ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। तो ऐसे 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 3 पाई बॉन्ड बन गए, ऐसे आपका काम हुआ है। बात क्लियर है। तो ऐसे करके आपके 3 बने हैं। तो आपको अगर बताना हो, आपको ये बताना हो
आपको इस पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, देखो तो ये आपका था, है ना, ये आपका था, तो ये पहला बॉन्ड सिग्मा था, दूसरा पाई था, ए सिग्मा ए पाई, ए सिग्मा ए पाई। अच्छा तो देखो सिग्मा बॉन्ड को, आप अभी हम बात कर रहे हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग की या पाई बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं अभी, तो पाई बॉन्ड को हम देखते, अभी सिग्मा बॉन्ड को तो हम देखेंगे नहीं, अभी सिग्मा बॉन्ड को हम देख चुके हैं पहले ही, ठीक है, इससे पहले हम सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात कर चुके हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग में। पाई बॉन्ड की बात करते हैं। अच्छा देखो पहला पाई बॉन्ड जो आपका बना है वो किसके किसके बीच में बना है, ये देखो सल्फर के कौन से ऑर्बिटल है, ये सल्फर का आपका 3s, ये 3p ऑर्बिटल था और ये 3d था, ठीक है। तो सल्फर का 3p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल्स है ना, ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले 2s थे, 2s तो पूरा फिल ही था, इसका कोई काम ही नहीं था। अच्छा तो पहला जो पाई बॉन्ड बना है वो किसके किसके बीच में बना है, सल्फर का 3p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल, पहले ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल। तो पहला जो पाई बॉन्ड बना है, मतलब पहला जो पाई बॉन्ड बना है, पहला ऑक्सीजन था, ये दूसरा, ये तीसरा। तो जो पहला पाई बॉन्ड बना है, मतलब सल्फर और पहले ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड बना है वो कौन कौन से ऑर्बिटल का यूज करके बना है, एक यूज हुआ है ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल और सल्फर का 3p ऑर्बिटल, सल्फर का 3p ऑर्बिटल। तो सल्फर का यूज हुआ है 3p ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का यूज हुआ है 2p ऑर्बिटल, ठीक बात है। सल्फर का यूज हुआ 3p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का यूज हुआ 2p ऑर्बिटल। तो पहला पाई बॉन्ड आपका इसके 3p ऑर्बिटल के, इसके 2p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड करके बना है। अच्छा दूसरा पाई बॉन्ड मतलब सल्फर और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो कैसे बना है, सल्फर और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो कौन कौन से ऑर्बिटल का यूज करके बना है, सल्फर का 3d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल, मतलब ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल यूज हुआ है और सल्फर का 3d ऑर्बिटल यूज हुआ है, ठीक बात है। ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल, सल्फर का 3d ऑर्बिटल यूज करके आपका दूसरा पाई बॉन्ड बना है, सल्फर का 3d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल यूज करके आपका दूसरा पाई बॉन्ड बना है, मतलब सल्फर और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में। और तीसरा पाई बॉन्ड मतलब सल्फर और तीसरे ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड बना है वो कैसे बना है, सल्फर का 3d ऑर्बिटल यूज करके और ऑक्सीजन, थर्ड ऑक्सीजन का आपका 2p ऑर्बिटल यूज करके। तो थर्ड ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल यूज हुआ और इसका 3d ऑर्बिटल यूज हुआ, इधर लिख देता हूं 3d ऑर्बिटल। तो देखो तीन पाई बॉन्ड बने हैं। पहला पाई बॉन्ड आपका बना है 3p और 2p के बीच में, 3p और 2p के बीच में। दूसरा पाई बॉन्ड बना है आपका 3d और 2p के बीच में, 3d और 2p के बीच में। तीसरा पाई बॉन्ड आपका बना है 3d और 2p के बीच में, 3d और 2p के बीच में। तो तीन आपके पाई बॉन्ड बने हैं जिसमें से दो बॉन्ड आपके हैं, पहला जो बॉन्ड है आपका किसके बीच में बना है, 2 पाई 3 पाई के बीच में, ठीक है। ये पहला आपका पाई बॉन्ड है, ये फर्स्ट पाई बॉन्ड है ना, पहला पाई बॉन्ड। दूसरा पाई बॉन्ड आपका किसके बीच में बना है, 3d एंड 2p के बीच में, 3d एंड 2p के बीच में बना है आपका दूसरा पाई बॉन्ड, ठीक है। और तीसरा पाई बॉन्ड आपका किसके बीच में बना है, 3d और 2p के बीच में ही, 3d और 2p के बीच में ही, 3d और 2p के बीच में ही आपका तीसरा पाई बॉन्ड बना है, ठीक है। तो फर्स्ट पाई बॉन्ड, ठीक है, फर्स्ट पाई बॉन्ड, सेकंड पाई बॉन्ड एंड थर्ड पाई बॉन्ड। पहला पाई बॉन्ड 2p और 3p के बीच में, दूसरा 3d और 2p के, तीसरा 3d और 2p के बीच। तो मतलब आप देख रहे हो कि जो ये दो आपके बॉन्ड बने हैं एक ऐसे बने हैं pd ओवरलैपिंग से, कि मतलब p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके आपका ये बॉन्ड बना है। मतलब जो a वाले दो बॉन्ड बने हैं, a वाला बॉन्ड और a वाला बॉन्ड, ये दो बॉन्ड जो आपके बने हैं ये दोनों pd ओवरलैपिंग से बने हैं। ये कैसे बने हैं, p और d ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की, इसका d ऑर्बिटल यूज हुआ, इसका p ऑर्बिटल यूज हुआ और आपकी pd ओवरलैपिंग हुई और आपका फाइनली बॉन्ड बना। लेकिन a वाला जो पाई बॉन्ड बना था ये कैसे बना था, इसका p ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल यूज करके। तो इस केस में आपकी इसका p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल यूज करके पाई बॉन्ड बना था। तो अगर आपसे कोई ये पूछता कि SO3 में कितने p पाई d पाई बॉन्ड हैं, या आपसे पूछता कि कितने p पाई बॉन्ड हैं, तो क्या आप बता सकते थे? बिल्कुल बता सकते थे, बिल्कुल बता सकते थे। देखो 3 पाई बॉन्ड है, पहला पाई बॉन्ड है p और p के बीच में, तो p और p के बीच में। दूसरा पाई बॉन्ड है
पी और डी के बीच में, तीसरा पाई बॉन्ड है पी और डी के बीच में। मतलब दो तो आपके पाई बॉन्ड है पी और डी वाले और एक पाई बॉन्ड है आपका पी पी वाला। मतलब एक आपका पी पाई बॉन्ड बनेगा और दो आपके पी पाई डी पाई बॉन्ड बनेंगे। क्वेश्चन आ जाता है हाउ मेनी नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड और हाउ मेनी नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन SO3। तो आप कैसे बताओगे? बस आपको देखना है कि कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके पहले ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड बन रहा है उसमें इसका पी ऑर्बिटल और इसका पी ऑर्बिटल यूज हो रहा था, इसलिए आपका पहला जो पाई बॉन्ड बना आपका वो पी पाई बॉन्ड बना। आगे के जो दो बॉन्ड बने इसका डी ऑर्बिटल अब यूज हो रहा है, इसका डी ऑर्बिटल यूज करके एक बॉन्ड बना, इसका डी ऑर्बिटल यूज करके दूसरा पाई बॉन्ड बना। तो दो पाई बॉन्ड आपके जो आपके पाई बॉन्ड बने हैं वो डी ऑर्बिटल का यूज करके बने हैं और एक पाई बॉन्ड आपका बना है पी ऑर्बिटल का यूज करके। इसलिए एक पी पाई बॉन्ड है और दो आपके पी पाई डी पाई बॉन्ड है। ठीक बात है। तो ये बात हो गई पी डी ओवरलैपिंग की एग्जांपल होगी SO3 कि SO3 के स्ट्रक्चर में जो दो बॉन्ड होते हैं, जो दो पाई, आपको इतना तो पता है कि SO3 में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड है 3 पाई बॉन्ड। लेकिन ये पाई बॉन्ड कौन से हैं? ये पाई बॉन्ड कौन से हैं? पी पाई बॉन्ड है कि पी पाई डी पाई है, ये भी पूछ सकते हैं। तो बस आपको देखना होगा। तो जो आपका पहला बॉन्ड बना था, पहला जो पाई बॉन्ड बना था वो पी और पी के बीच में बना था, इसलिए पी पाई बॉन्ड। बाकी जो दो बॉन्ड थे पी पाई डी पाई बॉन्ड, क्योंकि डी ऑर्बिटल का यूज करके बना था पी पाई डी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड। ठीक है। तो दो बॉन्ड इस SO3 में दो बॉन्ड है पी पाई डी पाई, एक है पी पाई बॉन्ड। ठीक है, ऐसे आप बता सकते हो। क्लियर है? अच्छा, ठीक है। तो ये पीडी ओवरलैपिंग की एग्जांपल होगी कि SO3 में दो पीडी ओवरलैपिंग होती है, दो बार, मतलब दो पी पाई डी पाई बॉन्ड बनते हैं, मतलब दो पीडी ओवरलैपिंग होती हैं। ठीक है। और एक आपकी पीपी ओवरलैपिंग भी होती है। ठीक बात है। तो ये SO3 की हमने एग्जांपल देख ली। ठीक है, चलो। ठीक है, आई नो कि ओवरलैपिंग में कंसेप्ट ज्यादा है, टेक्निकल टर्म्स ज्यादा हैं, लेकिन एक बार सुनोगे और बैठ के एक बार वापस नोट्स को रिवाइज करोगे तो आपको सब कुछ इजी लगेगा। ठीक है, आपको सब कुछ इजी लगेगा। बस एक बार जैसे ये लेक्चर खत्म हो उसके 15-20 मिनट के रेस्ट करने के बाद ही इस लेक्चर के नोट्स को वापस देख लेना। बस एक बार, बस 10 मिनट के लिए नोट्स वापस देख लेना, और कुछ नहीं चाहता हूं मैं। 10-15 मिनट रेस्ट करना इस लेक्चर के खत्म होने के बाद, उसके बाद 5-10 मिनट के लिए बस लेक्चर के नोट्स वापस देख लेना, बस काम खत्म। उसके बाद JEE एडवांस का भी यही क्वेश्चन उठा लेना, आपसे होगा। लेकिन नोट्स पहले एक बार 5-10 मिनट देख लेना। ठीक है, सो दैट आपकी मेमोरी में रिटेन रहे चीजें। अच्छा, तो आपने साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनाना देख लिया कि पीपी ओवरलैपिंग से बन जाता है, पीडी ओवरलैपिंग से बन जाता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग पीपी में हो सकती है, पीडी में हो सकती है, आगे अब डीडी में भी होती है। अब इसी में आएगा आपका डेल्टा बॉन्ड भी। देखो, थर्ड है आपका डीडी ओवरलैपिंग। डीडी ओवरलैपिंग, देखो डीडी ओवरलैपिंग से आपके दो टाइप के बॉन्ड बन सकते हैं। एक तो आपका पाई बॉन्ड भी बन सकता है और आपका डेल्टा बॉन्ड भी बन सकता है। डीडी ओवरलैपिंग से दो तरह के बॉन्ड बन सकते हैं, पाई बॉन्ड भी बन सकता है और डेल्टा बॉन्ड भी बन सकता है। देखते हैं एक-एक करके। देखो, सबसे पहले पाई बॉन्ड देख लेते हैं कैसे बनता है। ए मान लो एक आपका डी ऑर्बिटल है ना, ये आपका एक डी ऑर्बिटल है। ये आपका मान लो दूसरा डी ऑर्बिटल है। ये दो ऑर्बिटल आपस में साइड बाय साइड ओवरलैप कर रहे हैं, है ना, साइड बाय साइड ओवरलैप कर रहे हैं और फाइनली आपका तो थोड़ा बनाना पड़ेगा। चलो, हाँ, तो एक ओवरलैपिंग इधर से हो गई, ऐसे ओवरलैपिंग हो गई। देखो, ए है आपका, पहला क्या हुआ, ए डी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके ऐसे डी डी ओवरलैपिंग हुई और फाइनली आपका पाई बॉन्ड बन गया।
पाई बॉन्ड बन गया। इसको हम डी पाई बॉन्ड भी बोल देते हैं, हालांकि ये पूछा नहीं जाता आपके सिलेबस में। पी पाई और पी पाई ही पूछा जाता है, इतना आगे तक नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन बस इसका पता होना चाहिए कि पाई बॉन्ड कब बनता है, डेल्टा बॉन्ड कब बनता है, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल आपस में साइड बाय ओवरलैप करके पाई बॉन्ड आपका इन्होंने बना लिया, पाई बॉन्ड आपका बना लिया, ठीक बात है। तो इसमें देखो कि पाई बॉन्ड जब डी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड कब बनाते हैं और डेल्टा बॉन्ड कब बनाते हैं, यही समझना है। डेल्टा बॉन्ड समझ नहीं आता है लोगों को, देखो ध्यान से। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपके 2 लोब्स पार्टिसिपेट करते हैं और डेल्टा बॉन्ड बनाने के लिए 4 के 4 लोब्स पार्टिसिपेट करते हैं। देखो डी ऑर्बिटल में क्या है, डी ऑर्बिटल में 4 लोब्स हैं आपके पास, है ना। एक लोब 1 2 3 4 लोब्स हैं आपके पास डी ऑर्बिटल में। तो देखो अभी जब आपका जो बॉन्ड बना, अभी जो आपका बॉन्ड बना, ये दो ऑर्बिटल, दो लोब का यूज करके बना कि, सॉरी एक सेकंड। तो देखो इसका ये लोब, इसके ये 2 लोब और इसके ये 2 लोब, इसके 2 लोब और इसके 2 लोब आपस में ओवरलैप करके आपका डी ओवरलैपिंग हुई तो आपका पाई बॉन्ड बना। तो जब आपके 2 लोब ओवरलैप कर रहे हो तब आपका पाई बॉन्ड बनता है। जब डी ऑर्बिटल के 2 लोब ही ओवरलैप कर रहे हो तो आपका क्या बनता है, तब आपका बनता है पाई बॉन्ड। और डेल्टा बॉन्ड कब बनता है, जब 4 के 4 लोब आपस में ओवरलैप कर रहे हो। देखो इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा कुछ लेके आया हूं आपके लिए। पहले मैं बना देता हूं एक बार। वेट ए सेकंड। एक्सट्रीम चल रहे हैं भाई हम, इतना नहीं कराया जाता है कहीं भी, ठीक है। बहुत एक्सट्रीम जा रहे हैं हम। तो क्या यार, एक ऑर्बिटल नहीं बना पा रहा हूं मैं, बताओ। नीचे पड़ जा रहा है ना बहुत। हाँ, ये मान लो 2 डी ऑर्बिटल है, ठीक है। ये 2 डी ऑर्बिटल है। ये मान लेते हैं पहला लोब है, ये दूसरा लोब, ये तीसरा लोब, ये चौथा लोब। ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। हाँ, तो होता क्या है, इसका पहला लोब इसके पहले लोब से, इसका दूसरा लोब इसके दूसरे लोब से, इसका तीसरा लोब इसके तीसरे लोब से, इसका चौथा लोब इसके चौथे लोब से। ऐसे ओवरलैपिंग होती है जिसमें चारों लोब पार्टिसिपेट कर रहे हो। देखो इसके लिए मैं आपको एक लेके आया हूँ चीज़, आपको कि थोड़ा इमेजिन हो जाए। मेरी कलाकारी पे कोई हंसना मत, सीधी सी बात है, ठीक है। देखो ए मान लो एक आपका डी ऑर्बिटल ए है, एक डी ऑर्बिटल ए है ना। ए आपका पहला एटम है, ए आपका दूसरा एटम है। पहले एटम का डी ऑर्बिटल है ना। हंसना ना भाई, सीधी सी बात है, तो समझाने के लिए जरूरी है चीज़। देखो ए आपका पहला डी ऑर्बिटल है, ए आपका दूसरा डी ऑर्बिटल है ना। ये पहला एटम है, दूसरा एटम है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो ध्यान से समझ लो। डेल्टा बॉन्ड को समझ नहीं आता है लोगों को। डी ओवरलैपिंग में पाई बॉन्ड आपका कब बनता है, जब 2 लोब यूज हो रहे हो। और डेल्टा बॉन्ड कब बनता है, जब 4 लोब यूज हो रहे हो। तो देखो जब 2 लोब यूज हो रहे हैं, मतलब इसके 2 लोब और इसके 2 लोब यूज हो रहे हैं, तो आपका पाई बॉन्ड बन रहा है। तब आपका पाई बॉन्ड बन रहा है डी ओवरलैपिंग से। जब चारों ऑर्बिटल, जब चारों लोब यूज हो रहे हो, मतलब ऐसा हो कि इसका ये डी ऑर्बिटल, इसका डी ऑर्बिटल, तो इसका ये वाला लोब इसके लोब के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसका ये लोब इसके साथ इंटरेक्ट, इसका ये लोब इसके साथ इंटरेक्ट, इसका ये लोब इसके साथ इंटरेक्ट। चारों लोब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, चारों लोब पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओवरलैपिंग में। तो जब चारों लोब आपस में ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तब आपका डेल्टा बॉन्ड बनता है, तब आपका डेल्टा बॉन्ड बनता है। समझ आ गया? अब समझ आ गया ना, समझ आ गया। ऐसे क्योंकि समझ ना आता आपको, इससे समझ आ रहा होगा कि ये आपकी मान लो ये आपका डी ऑर्बिटल है, ये आपका डी ऑर्बिटल है, इसका ये लोब इसके साथ, इसका ये लोब इसके साथ, इसका ये लोब इसके साथ, इसका ये लोब इसके साथ। ये आपस में जब चारों लोब इंटरैक्ट कर रहे हो, चारों लोब ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तब आपका डेल्टा बॉन्ड बनता है, तब आपका डेल्टा बॉन्ड बनता है।
समझ आ गया? 30 सेकंड में फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझना। वो समझ तो आ गया होगा लेकिन फिर से सुन लो, नहीं तो स्किप कर दो। दो तरह के बॉन्ड बन सकते हैं डीडी ओवरलैपिंग से, ध्यान से सुन लेना भाई, समझ नहीं आता है लोगों को। डीडी ओवरलैपिंग से दो टाइप के बॉन्ड बन सकते हैं, एक पाई बॉन्ड और एक डेल्टा बॉन्ड। पाई बॉन्ड आपका दो लोब जब इंटरैक्ट कर रही हो तब बनता है, जैसे कि ए पहला डी ऑर्बिटल, ए पहला डी ऑर्बिटल, दूसरा डी ऑर्बिटल, पहले एटम का डी ऑर्बिटल, दूसरे एटम का डी ऑर्बिटल। तो इसके दो लोब और इसके दो लोब आपस में ओवरलैप करके जब बॉन्ड बना रहे हो तो उसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड बनना। मतलब डी डी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं दो लोब का यूज करके, तब आपका पाई बॉन्ड बनता है। और जब चारों लोब आपके ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, जैसे ए आपका पहला डी ऑर्बिटल है, दूसरा डी ऑर्बिटल है, तो ए लोब इसके साथ, ए लोब इसके साथ, ए लोब इसके साथ, ए लोब इसके साथ। तो जब ऐसे ओवरलैपिंग हो जिसमें चारों लोब पार्टिसिपेट कर रहे हो ओवरलैपिंग में, तब उस, हाँ जी, तो समझ गए ना यार पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, डीडी ओवरलैपिंग होती है जब डीडी और हर एक डी ऑर्बिटल के दो लोब यूज हो रहे हो ओवरलैपिंग में, तब आपका पाई बॉन्ड बनता है। और जब चारों लोब यूज हो रहे हो, ए लोब भी, ए लोब भी, ए लोब भी, ए लोब भी, इसके चारों लोब इसके चारों लोब के साथ जब इंटरैक्ट कर रहे होते हैं तब आपका डेल्टा बॉन्ड बनता है। ठीक है, इतना डिफरेंस आपको समझ आ गया था? ठीक है, हुआ अभी बीच में कुछ ऐसा कि मैं आगे के आधा घंटा और लेक्चर ले चुका था, रिकॉर्डिंग पूरी मैं कर चुका था, पूरा लेक्चर मैं डिलीवर कर चुका था, लेकिन आके देखा जब मैंने लेक्चर कंप्लीट करके वापस कैमरे के पास आके देखा तो कैमरा ऑफ था। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो ही नहीं पाई थी, आई थिंक बैटरी लो हो गई थी, तो इसलिए कैमरा ऑफ हो गया था। तो जितना पार्ट रह गया था मैं वापस उसको रीशूट कर रहा हूँ। हालांकि ये जो आगे मैं अब आपको बताऊंगा एक बार मैं डिलीवर कर चुका था, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि कैमरा ऑफ था। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे अंदर से बोलो तो ऐसा एक मीम है ना, दिल से बुरा लगता है, तो वही वाला हाल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, तो पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड आपको समझ आ गया था कि ऐसा ऐसा काम होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, उसको ही वापस आगे से शुरू करते हैं ना, उसके आगे जो हमें बात करनी है उस पर बात करते हैं। अभी थोड़ी सी और बात करनी है इस पे ही। तो ऐसा कुछ जब आपका जैसे एक डी ऑर्बिटल ए था, है ना, तो ए डी ऑर्बिटल ऐसे इस डी ऑर्बिटल के साथ एक डी ऑर्बिटल आपका ये रहा, है ना, हमने ऐसे बनाया था एक स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं तो इरेज कर चुका था क्योंकि मुझे लगा शूट हो चुका है भाई। तो इधर मैं छोटा सा दिखा देता हूँ ना, ज़्यादा बड़ा नहीं दिखा पाऊंगा, जगह अपने पास कम है। चलो छोटा सा ही दिखा रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना ना, हमने पहले बनाया हुआ है। तो ऐसे करके आपका ए पाई बॉन्ड बन जाता था ना, डीडी ओवरलैपिंग होती थी और फाइनली आपका एक पाई बॉन्ड बन जाता था जब दो लोब आपके यूज हो रहे हो। और जो हमने डेल्टा बॉन्ड किया था उसमें क्या था कि जैसे एक डी ऑर्बिटल आपका ये रहा, है ना, और एक डी ऑर्बिटल मान लो हमारा प्यारा सा ए रहा। तो ये डी ऑर्बिटल हमने दो बना दिए, है ना, ए मान लो इसका पहला लोब था, ए दूसरा लोब, ए तीसरा लोब, ए चौथा लोब, ए पहला लोब, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ वन। तो इसका पहला लोब इसके पहले लोब के साथ, इसका दूसरा लोब इसके दूसरे लोब के साथ, इसका तीसरा लोब इसके तीसरे लोब के साथ, इसका चौथा लोब इसके चौथे लोब के साथ। तो चारों लोब जब इंटरैक्ट कर रहे हो तो इस ओवरलैपिंग को, इसमें भी आपकी डीडी ओवरलैपिंग ही हो रही है, लेकिन इस केस में आपका डेल्टा बॉन्ड बन रहा है क्योंकि इसमें चारों लोब पार्टिसिपेट कर चुके हैं। राइट, ठीक बात है। ये बात तो हम चार पांच बार बोल चुके हैं, आप बोर भी हो गए होगे सुन सुन के। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको याद रहे, क्योंकि आगे जब हम 5-6 चैप्टर कर लेते हैं फिर आप डेल्टा बॉन्ड को भूल जाते हो, तो इसलिए मैं इसको 3-4 बार मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया। ठीक बात है। अच्छा, एक बात इस पर यह भी कर लेते हैं। देखो, जरूरी नहीं है ना कि अगर मान लो डेल्टा बॉन्ड पे वैसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, लेकिन मान लो डेल्टा बॉन्ड पे क्वेश्चन आ गया तो जरूरी नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आए कि वो ये पूछे कि हाउ डेल्टा बॉन्ड फॉर्म, की 4 लोब से डेल्टा बॉन्ड बनता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले। हल्की सी बात ना डीपनेस ले आने के लिए इसकी हल्की सी बात हम कर लेते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को इस पे समझोगे तब ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, थोड़ा विजुअलाइजेशन वाला क्वेश्चन बनता है। देखो मेरी बात समझो, मान लो ए आपके dxy ऑर्बिटल है ना, ए भी मान लो आपके dxy ऑर्बिटल थे, ए आपके dxy ऑर्बिटल थे, ए भी मान लो आपके dxy ऑर्बिटल थे।
तो मेरा क्वेश्चन आपसे ए है, एक बार इमेजिन करने की कोशिश करना, हालांकि आपके लिए भी स्टार्टिंग में टफ होगा, ठीक है, वैसे कर सकते हो, इतना भी कुछ टफ नहीं है, एक बार इमेजिन करने की कोशिश करना। मैं तो अभी आपको करा ही दूंगा, उसके बाद तो कुछ भी नहीं रह जाएगा टफ। एक मान लो dxy ऑर्बिटल है, इधर भी dxy ऑर्बिटल है। किस कंडीशन में dxy और dxy ऑर्बिटल आपस में डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे और किस कंडीशन में dx और dxy ऑर्बिटल आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे? किस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग? क्या इमेजिन कर पा रहे हो? एक बार पॉज करो, सोच के देखो। नहीं सोच पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगले 1 सेकंड में मैं बताऊंगा, एक बार पॉज करके सोचने की कोशिश करना। अगर सोच पाओगे तो उसके बाद वीडियो में देखोगे, अगर वही सोचा हुआ होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेगा। एक बार सोच के देखना, राइट? अच्छा, मैं बात करता हूं, चलो देखो, ए dxy ऑर्बिटल, ए dxy ऑर्बिटल, इससे ही समझते हैं और आपके लिए और आसान कर देता हूं मैं। देखो, वैसे तो आपका हमारा जो मॉडल था वो लगभग तहस नहस होने वाला है लगभग। देखो, ए मान लो पहला dxy ऑर्बिटल था, ए दूसरा dxy ऑर्बिटल था। मतलब ए मान लो जो ये आपकी ए जो एक्सिस है, ए है आपकी मान लो जेड एक्सिस, ठीक बात है, ए है आपकी जेड एक्सिस, ए है आपकी एक्स एक्सिस और ए है आपकी वाई एक्सिस। मतलब आपके तरफ वाई एक्सिस जा रही है, बच्चों वाला काम है ना यार। ए आपकी एक्स एक्सिस है, इस तरफ एक्स एक्सिस, ए आपके तरफ वाई एक्सिस और ए आपकी है जेड एक्सिस। ऐसे ही होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो ए आपकी एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस और ए जेड एक्सिस। तो जो ये आपका dxy ऑर्बिटल है, dxy ऑर्बिटल कहां होगा? xy प्लेन में होगा। तो a आपका xy प्लेन ही है। अरे यार, a x एक्सिस है, a y एक्सिस है, तो a आपका xy प्लेन ही है, बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है। तो a आपका xy प्लेन हो गया, तो a आपका xy प्लेन है, तो xy प्लेन में ही आपका एक d ऑर्बिटल ए रहा, एक d ऑर्बिटल ए रहा, क्योंकि ये जो पूरा प्लेन है आपका, ये जो पूरा प्लेन है ये dxy प्लेन ही है। तो dxy प्लेन में, मतलब xy प्लेन में ये दो आपके d ऑर्बिटल हैं, तो इस ऑर्बिटल को हम dxy ऑर्बिटल बोल सकते हैं। ठीक बात है, इतनी बात क्लियर हो गई कि ये दोनों आपके dxy ऑर्बिटल हैं। अगर हम इसको xy प्लेन माने, ये जो हमारा प्लेन जा रहा है इसको अगर हम xy प्लेन माने तो ये आपके dxy ऑर्बिटल हो जाएंगे। तो dxy, और अब जब ये dxy ऑर्बिटल्स हो गए तो dxy ऑर्बिटल्स आपस में चारों लोब की इंटरेक्शन कब कर सकते हैं? जब z एक्सिस उनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो। बोलो यार, जब z एक्सिस इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी तभी तो इसके चारों लोब एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि चारों लोब की ओरिएंटेशन एक दूसरे के अलोंग होगी। तो जब z एक्सिस, ध्यान से सुनना, जब z एक्सिस आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, z एक्सिस आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तब आपका डेल्टा बॉन्ड बनेगा। क्योंकि जब तक आपकी जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ना हो तब तक इसके चारों लोब आपस में इंटरैक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक बात है। और dxy ऑर्बिटल आपस में पाई बॉन्ड कब बनाएंगे? डेल्टा बॉन्ड तो हमने देख लिया कि जब जेड एक्सिस आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी तभी वो डेल्टा बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि डेल्टा बॉन्ड बनाने के लिए चारों लोब को इंटरैक्ट आपस में करना होगा, और चारों लोब इंटरैक्ट तभी कर पाएंगे जब dxy ऑर्बिटल दोनों आपस में उनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो हो वो क्या हो? जेड एक्सिस हो। जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस होगी वो तभी इंटरैक्ट कर पाएंगे उनके चारों लोब। और फिर dxy ऑर्बिटल कैसे इंटरैक्ट करें? उसके लिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हो सो दैट वो पाई बॉन्ड बना पाए। सिंपल सी बात है, जेड एक्सिस जब यूज हो रही है तब वो डेल्टा बॉन्ड बना रहे हैं। तो जब x एक्सिस या y एक्सिस यूज होगी, x एक्सिस या y एक्सिस यूज होगी तब वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तब दो लोब की ही इंटरेक्शन होगी। सिंपल सी बात है ना। समझने को कैसे समझा सकता हूं मैं आपको? जैसे ए देख लो ना, ये दिख तो रहा है आपको वैसे तो, जैसे dxy ऑर्बिटल है, dxy ऑर्बिटल है, जब x एक्सिस के अलोंग इनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। यार मजेदार बात है ना। ए देखो, ए आपका न्यूक्लियस पहला है, दूसरा न्यूक्लियस है, ए न्यूक्लियस से पास होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो जब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपकी x डायरेक्शन में है तब आपके क्या हो रहे हैं? तब आपके दो लोब ही आपस में इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। ए लोब तो इसी साइड रह जा रहा है, ए लोब आपका उस साइड रह जा रहे हैं, ए दो लोब आपके उस साइड रह जा रहे हैं, ए दो लोब आपके इस साइड रह जा रहे हैं। तो एक्चुअल में आपके दो लोब ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देख रहे हो, dxy ऑर्बिटल का ही हम यूज कर रहे हैं, बस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस चेंज होने से आपका अलग टाइप का बॉन्ड बन गया। तो एक अच्छा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जैसे अगर मुझे बनाना होता तो मैं ऐसा एक क्वेश्चन बना सकता था ना कि इन
व्हाट विल बी द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, या मैं ये बोलता कि DXY ऑर्बिटल, कि DXY ऑर्बिटल आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं या ओवरलैपिंग कर रहे हैं, जिसमें जेड एक्सिस इनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, जेड एक्सिस उनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो बताओ किस टाइप का बॉन्ड बन सकता है। फिर मैं तो आपको ऑप्शन दे देता, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड और नन ऑफ अबव, ऐसा दे देता, फिर आपको सोचना होता। तो अब वो क्वेश्चन जो है वो वही लोग कर सकते हैं ना जिनको विजुअलाइजेशन हुई हो कि अच्छा डेल्टा बॉन्ड कब बनेगा, जब चारों लोब इंटरैक्ट कर रहे हो। और चारों लोब कब इंटरैक्ट करेंगे, जब DXY ऑर्बिटल XY प्लेन में हो, जेड एक्सिस उनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो, तभी वो उसके चारों लोब आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं। और DXY ऑर्बिटल पाई बॉन्ड कब बनाएंगे, जब एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में उनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो। जैसे इस केस में अभी एक्स एक्सिस में इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तब आप देख रहे हो, क्लियरली देख रहे हो कि इसके दो लोब, इसके दो लोब, आपस में सिर्फ दो ही लोब इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, तो इसलिए आपका पाई बॉन्ड बन रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, तब आपका पाई बॉन्ड बन रहा है DXY के केस में। और जब DXY के केस में आपकी जेड एक्सिस आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, तब आपका डेल्टा बॉन्ड बनेगा। ठीक बात है। इसी तरह अगर मैं आपको ये बोलूं कि जैसे मान लो DXY नहीं, मान लो DYZ ऑर्बिटल है, ये DYZ है, ये भी DYZ है, मान लो दो DYZ ऑर्बिटल है ना, इधर भी ले लेते हैं। चलो DXY का भी हमने देख लिया, DYZ का देख लो। तो मान लो DYZ है, DYZ हो तो अगर मान लो ये YZ प्लेन है, अब के लिए मान लो कि ये YZ प्लेन हो गया, तो YZ प्लेन अगर है तो अगर आपको डेल्टा बॉन्ड बनाना है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी होनी चाहिए? सिंपल सी बात है, एक्स एक्सिस होनी चाहिए। अगर ये आपका YZ प्लेन है तो एक्स एक्सिस जब आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, तभी तो इसके चारों लोब आपस में इंटरैक्ट कर पाएंगे। ठीक बात है। तो अगर आपकी YZ एक्सिस आपकी इंटरन्यूक्लियर YZ एक्स, अगर आप DYZ ऑर्बिटल यूज कर रहे हो तो आपकी कौन सी एक्स एक्सिस आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, तभी आपका डेल्टा बॉन्ड बनेगा। और पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब आपकी DYZ है, तो देखो एक्स एक्सिस जब यूज हो रही है तब आपकी डेल्टा बॉन्ड बन रहा है। तो आपका पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब आपका Y एक्सिस या जेड एक्सिस होगी, तब आपका पाई बॉन्ड बन जाएगा। सिंपल सी बात है। इसी तरह अगर आप देखना चाहो, अगर जेड एक्स एक्सिस ले लो, है ना, जेड एक्स ले लो, ठीक है, अगर आपका DZ एक्स ऑर्बिटल हो, तब आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होगी, Y एक्सिस होगी, तब आपका डेल्टा बॉन्ड बनेगा, है ना। और अगर ये जेड एक्स इधर भी हम ले लें, तो अगर जेड एक्स ए हो, तब आपका अगर Y एक्सिस है आपकी, Y एक्सिस जब आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थी DZ के केस में, तब आपका डेल्टा बॉन्ड बन रहा था। तो DZ के केस में पाई बॉन्ड कब बनेगा, बस Z और X एक्सिस के केस में, है ना, Z और X एक्सिस के केस में। समझ रहे हो? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से देख रहे हो ना कैसे ओवरलैपिंग चेंज हो जा रही है, समझ रहे हो? सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया होगा, पहले ही क्लियर हो गया होगा जब हमने DXY की एग्जांपल ली, है ना। जैसे कि अगर ये पहला DXY ऑर्बिटल था, ये दूसरा DXY ऑर्बिटल था, तो अगर ये XY प्लेन में लाई करते हैं, तो अगर इनके चारों लोबों को आपस में इंटरैक्ट करना है, तो कैसे इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होनी चाहिए, इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस होनी चाहिए, क्योंकि जेड एक्सिस जब इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, उसी केस में आपके इसके चारों लोब आपस में इंटरैक्ट कर पाएंगे। ठीक बात है। और पाई बॉन्ड कब बनाएंगे, जब दो लोब इंटरैक्ट कर रहे हो। और दो लोब इंटरैक्ट कब करेंगे, जब उसकी, जैसे ये आपका था, है ना, जब हमने XY की एग्जांपल ली थी, तो जब दो लोब आपस में इंटरैक्ट कर रहे हो, तो दो लोग कब इंटरैक्ट करेंगे, जब उसकी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस उसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो। जैसे ये आपका DXY ऑर्बिटल था, ये DXY ऑर्बिटल था, तो एक्स, अगर इसकी एक्स एक्सिस इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तब तो दो ही लोग आपस में इंटरैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये तो इस साइड हो गया, ये तो इस साइड हो गया, तो ये तो आपस में इंटरैक्ट कर ही नहीं पाएंगे। सिर्फ दो लोग ही आपके पार्टिसिपेट कर पाएंगे ओवरलैपिंग में, तो उस केस में आपका पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो आपको समझ आ गया है ना कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पे डिपेंड करता है कि आपका पाई बॉन्ड बनेगा कि डेल्टा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जैसे हमने DXY का केस देख लिया था कि DXY के केस में जब आपकी जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, तो आपके चारों लोब आपस में इंटरैक्ट कर लेंगे, उस केस में फिर आपका डेल्टा बॉन्ड बन जाएगा ऑब्वियसली। और अगर आपकी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, तो आपका पाई बॉन्ड बन जाएगा उस केस में, DXY ऑर्बिटल के केस में। इसी तरह आप बाकी ऑर्बिटल्स के केस के भी निकाल सकते हो। ठीक बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कौन सा D ऑर्बिटल आपका
डेल्टा बॉन्ड नहीं बना सकता। एक क्वेश्चन बन सकता है, सोचो 5 d ऑर्बिटल मैंने आपको कराए हुए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो पांचों d ऑर्बिटल में से कौन सा आपका डेल्टा बॉन्ड नहीं बना सकता, ये सोच सकते हो आप। डेल्टा बॉन्ड कब बनता है, जब चारों लोब d ऑर्बिटल के पार्टिसिपेट करें ओवरलैपिंग में। तो ऐसा कौन सा d ऑर्बिटल है जिसमें 4 लोब नहीं होते, dz स्क्वायर। सिंपल सी बात है ना, dz स्क्वायर आपका जैसे ये z एक्सिस है, ये अगर मैं z एक्सिस मानूं तो ये आपका dz स्क्वायर है ना, ये आपका dz स्क्वायर ऑर्बिटल है। तो इसमें तो 2 ही लोब है ना, एक लोब ए रहा, एक लोब ए रहा, बाकी तो रिंग है, एक सर्कुलर रिंग है। तो इसमें dz स्क्वायर में सिर्फ इसमें 2 ही लोब हैं, 4 लोब नहीं है। और डेल्टा बॉन्ड बनाने के लिए 4 लोब होने चाहिए, क्योंकि 4 लोब जब आपस में ओवरलैप करते हैं, हर एक d ऑर्बिटल के जब 4 लोब आपस में ओवरलैप करते हैं तभी आपका डेल्टा बॉन्ड बनता है। तो इसमें तो 4 लोब है ही नहीं, तो dz स्क्वायर आप चाहो तो एक नोट बना के लिख लेना कि dz स्क्वायर कभी भी आपका डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाता। dz स्क्वायर हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बना सकता है, कभी भी आपका डेल्टा बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछ लें कि विच d ऑर्बिटल डज नॉट फॉर्म डेल्टा बॉन्ड, तो आप बोल सकते हो dz स्क्वायर। या आपसे ये पूछ लें कि कौन सा d ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, तो dz स्क्वायर सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो आप दोनों तरह से बोल सकते हो। ठीक बात है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, तो अब आगे चलते हैं, डेल्टा बॉन्ड पे बहुत बात हो गई। ठीक है, चलो अब आपको सिग्मा बॉन्ड भी समझ आ गया है, पाई बॉन्ड भी समझ आ गया है, और डेल्टा बॉन्ड भी समझ आ गया है ना, कि सिग्मा बॉन्ड आपका बनता है हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से, और पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड आपके बनते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग से या लेटरल ओवरलैपिंग से। और पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड में डिफरेंस क्या है कि पाई बॉन्ड आपके 2 लोब का यूज करके बनता है, जब डी ओवरलैपिंग हो रही हो 2 लोब की ओवरलैपिंग से, है ना, हर एक डी ऑर्बिटल के जब 2 लोब आपस में ओवरलैप कर रहे हो तब आपका पाई बॉन्ड बनता है, और जब चारों लोब आपस में ओवरलैप कर रहे हो तब आपका डेल्टा बॉन्ड बनता है। अच्छा, ठीक बात है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक छोटा सा डिफरेंस, सिग्मा बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ए बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है कि सबसे स्ट्रॉन्ग आपका कौन सा बॉन्ड होता है। वो एक क्या है, पहली बात, ए बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है आपका सिग्मा बॉन्ड, फिर डेल्टा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड। क्यों होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि सिग्मा बॉन्ड में हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है। ठीक बात है। और डेल्टा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कब बनता है, जब आपकी लेटरल ओवरलैपिंग हो रही हो ना, जब लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग एक ही बात है, लेटरल ओवरलैपिंग हो रही हो तब आपका डेल्टा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनता है। तो देखो, जब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो रही है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो रही है तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। साइड बाय साइड हो रही है तो हल्का हल्का से एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। तो हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग में ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जहां ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होगा वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो सिंपल सी बात है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग में आपकी ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होता है। सिंपल सा आप इमेजिन भी कर पा रहे हो ना यार, कि जब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होगी तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, कि ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छे से हो पाएगी एज कंपेयर टू जब साइड वाइज हो रही है। तो साइड वाइज में तो हल्का हल्का से आपस में ओवरलैप कर पाएंगे, ऐसे बहुत ज्यादा कर पाएंगे। तो इधर हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग हो रही है, इधर लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है। तो सिंपल सी बात है कि सिग्मा बॉन्ड तो डेल्टा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों से ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक बात है। अब आगे बात कर ले कि डेल्टा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में मैंने एक ऐसे बोला कि डेल्टा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, क्योंकि दोनों में लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। तो आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि डेल्टा बॉन्ड में 4 लोब आपके ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और पाई बॉन्ड में आपके 2 लोब ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर किसी बॉन्ड में अगर आपके 4 लोब ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक दूसरे टाइप के बॉन्ड में जिसमें 2 लोब ही आपके सिर्फ ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कहां ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, कहां इफेक्टिव ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, डेल्टा बॉन्ड में ज्यादा होगी, क्योंकि इधर 4 लोब आपके ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, इधर 2 ही लोब कर रहे हैं। ठीक बात है। इसलिए आपका ऑर्डर आया कि सिग्मा बॉन्ड, फिर डेल्टा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड। क्लियर बात है। चलो
ठीक है। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर डेल्टा बॉन्ड, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में पाई बॉन्ड। उसका रीजन भी मैं आपको बता चुका हूं, ये हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है, इधर लेटरल ओवरलैपिंग, इसलिए सिग्मा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? डेल्टा बॉन्ड होगा, क्योंकि इसमें 4 लोब ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और दूसरे में सिर्फ 2 लोब ही पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक बात है। चलो आगे बात करते हैं। तो चाहो तो है ना एक छोटा सा प्यारा सा पन्ने भरने के लिए एक चाहो तो एक छोटा सा डिफरेंस लिख सकते हो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में। वैसे तो सब कुछ मैं करा ही चुका हूं, लेकिन एक थोड़ी सी क्लियरेंस और मिल जाएगी, इसलिए लिख लो। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में एक छोटा सा बॉक्स बना के एक डिफरेंस लिखना चाहो तो लिख लो, है ना। ठीक बात है। चलो जल्दी जल्दी लिख लेंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैक्सिमम चीजें मैं आपको करा ही चुका हूं, एक तरह की रिवीजन ही है समझ लो, या वापस एक क्लियरेंस देने की जरूरत है बस। इसमें हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग होती है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, आप अपने लेवल में अपने लैंग्वेज में थोड़ा बड़ा करके लिख लेना, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना कि इट कंटेन हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, है ना, इट। ठीक है, ऐसे आप लिख लेना। और इसमें आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है ना, इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग लिख लेना, इधर साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक बात है। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड आपका कब बनता है? सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब आपकी एसएस ओवरलैपिंग हो रही हो, या एसपी ओवरलैपिंग हो रही हो, या पीपी ओवरलैपिंग हो रही हो, तीनों ओवरलैपिंग से आपका सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ठीक बात है, ये भी आप देख चुके हो। पाई बॉन्ड आपका कब बनता है? जब आपकी पीपी ओवरलैपिंग हो रही हो, या आपकी पीडी ओवरलैपिंग हो रही हो, या डीडी ओवरलैपिंग हो रही हो। इन 3 टाइप की ओवरलैपिंग से आपका पाई बॉन्ड बन जाता है। क्लियर बात है, ये सब आपको पता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड में आपका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है ना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से। तो इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है ना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है। इधर आपका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होता है, सिंपल सी बात है। ठीक बात है। अच्छा, तो अगर ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो सिंपल सी बात है, इधर आप लिख सकते हो कि ये सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि ये सब आपको पता है, इसमें आपका टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना। ये वीक बॉन्ड होता है। अगर ये बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी भी आपकी ज्यादा होगी। बोलो भाई, जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उस बॉन्ड को तोड़ना टफ होगा, मतलब उसको अगर तोड़ना है तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, तो मतलब उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। ठीक है, और इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। ठीक है, और चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी और इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, है ना, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ दोनों को हम देख चुके हैं स्टार्टिंग में ही। अच्छा, ये बात हो गई। आगे आप लिख सकते हो ओनली वन सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल बिटवीन 2 एटम्स, है ना, बिटवीन 2 एटम्स। वैसे तो मैं लिखा चुका हूं आपको पहले भी, फिर से एक बार लिख लो। ठीक है, एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है 2 एटम्स के बीच में, 2 एटम्स के बीच में सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, हम देख चुके हैं पहले, है ना, ये पॉइंट मैं आपको स्टार्टिंग में ही लिखा चुका हूं। ठीक बात है। आगे चलो, इसमें पाई बॉन्ड के केस में 1 या 2 पाई बॉन्ड बन सकते हैं ना 2 एटम के बीच में, जैसे कि आपने एग्जांपल देखी थी ऑक्सीजन की, है ना, ऑक्सीजन की एग्जांपल देखी थी। ऑक्सीजन में आपका ऐसे स्ट्रक्चर होता था, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ऐसे था, तो नाइट्रोजन में 1 सिग्मा बॉन्ड था, 2 पाई बॉन्ड थे आपके। तो 1 पाई बॉन्ड या 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही होगा 2 एटम के बीच में। ठीक बात है। अच्छा, इट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, सिग्मा बॉन्ड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ए नहीं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता। क्यों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने का मतलब क्या, कि जैसे आपका अगर मैं बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन ले लो, है ना, जैसे CH4 की मैं बात करूं, तो CH4 का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो आपको पता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। तो ये CH4 कुछ ऐसा बनेगा, है ना, कि 4 ऐसे सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे 4 हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो इधर देख रहे हो कि ये भी सिग्मा बॉन्ड है, 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 4 आपके सिग्मा बॉन्ड है। तो
सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब इधर पाई बॉन्ड अगर ना भी हो तब भी आपके सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए मैं लिखा सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। लेकिन क्या पाई बॉन्ड जो है क्या वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं? क्या बिना सिग्मा बॉन्ड बने कभी भी पाई बॉन्ड बन सकता है? नहीं। जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक पाई बॉन्ड बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए पाई बॉन्ड कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही पाई बॉन्ड बनता है। कभी भी पाई बॉन्ड अकेले नहीं बनता, इंडिपेंडेंटली नहीं बनता। तो ऐसे ही होता है कि सिग्मा प्लस पाई का सिस्टम बनता है, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बॉन्ड बनेगा। बिना सिग्मा बॉन्ड बने कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। मतलब पाई बॉन्ड की एग्जिस्टेंस जो है वो सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड करती है। जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक पाई बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक बात है। अच्छा, एक बात और चाहो तो लिख सकते हो। एक बात यह होती है कि फ्री रोटेशन, एक बात होती है फ्री रोटेशन, और इधर केस में आप लिख सकते हो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, या चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि नो रोटेशन। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन या नो रोटेशन। देखो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड जैसा आपका बनता है ना, जैसे आपका सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है, जैसे मान लो एक पी ऑर्बिटल है ना, ये दो पी ऑर्बिटल आपस में ऐसे ओवरलैप करके ऐसे सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं ना। ये दो पी ऑर्बिटल ऐसे आ रहे हैं आपस में ओवरलैप करके ऐसे सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसमें फ्री रोटेशन होती है। जब सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, सिग्मा बॉन्ड के केस में फ्री रोटेशन होती है। मतलब ये जो बॉन्ड है ये अपने एक्सिस के आले दुआले घुमा सकता है, ये रोटेट कर सकते हैं अपनी एक्सिस के अराउंड, ऐसे ऐसे घूम सकते हैं, ऐसे अपने एक्सिस के अराउंड ऐसे ऐसे घूम सकते हैं। ठीक बात है, इसलिए इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है। इस केस में पाई बॉन्ड आपका ऐसे बनता है कि एक पी ऑर्बिटल ए रहा, एक पी ऑर्बिटल ए रहा, है ना, ऐसे बनता है। तो पाई बॉन्ड में कोई रोटेशन ऐसे रोटेट नहीं कर सकते, पाई बॉन्ड आपके रोटेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं रोटेट कर सकते? अगर आप सोचना चाहो तो देखो, सोच सकते हो। जैसे ऑक्सीजन था, है ना, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर आपको पता है। ए ऑक्सीजन का पहले एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, है ना, ए ऑक्सीजन का पहले एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, और ये आपका पाई बॉन्ड है। ऐसे इधर से आपका पाई बॉन्ड बनेगा, ये हम देख चुके हैं स्ट्रक्चर अभी पहले ही। ठीक है, तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बन गया। ठीक है, दो चीजें हो गई। तो अब देखो एक पाई बॉन्ड रोटेट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सोचो, अगर ये पाई बॉन्ड अगर रोटेट करें, अगर ये पाई बॉन्ड घूमने लग जाएंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। सिंपल सी बात है यार, अगर ये बॉन्ड आपके घूमने लग जाए, ये बॉन्ड अगर आपका घूमने लग जाए तो ये आपका पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ये जो आपका सिग्मा बॉन्ड था ये तो टूट जाएगा ना, क्योंकि अगर ये ऐसे घूमा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हो ना कि अगर ये बॉन्ड आपके अगर घूमे, अगर ये बॉन्ड आपके घूमने लग जाए तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसीलिए आपके पाई बॉन्ड की रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, फ्री रोटेशन नहीं होती, उनमें कोई रोटेट नहीं कर पाते हो। ठीक है, ए फ्री रोटेट कर सकते हैं, ए ऐसे रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि ए जब रोटेट करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, ये तो अपना आपस में ऐसे रोटेट कर सकते हैं इस बॉन्ड को बिना डिस्टर्ब करे हुए। लेकिन अगर ए रोटेट कर गए, कि ए आपस में रोटेट कर गए, तो आपका बॉन्ड टूट जाएगा, ए जो सिग्मा बॉन्ड था वो टूट जाएगा। इसलिए नो रोटेशन होती है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। ठीक है, तो छोटे मोटे कुछ डिफरेंस है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में, मैंने आपको बता दिए। हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, साइड वाइज, एसएस, एसपी, पीपी ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें, पीपी, पीडी एंड डीडी। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, इधर कम होती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड, ओनली वन सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल है दो एटम के बीच में, इधर एक या दो पाई बॉन्ड पॉसिबल हो सकते हैं। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ए इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। पाई बॉन्ड तभी बनता है जब सिग्मा बॉन्ड बना हुआ हो। ठीक है, तो इधर फ्री रोटेशन होती है, इधर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, मतलब या तो कह सकते हैं नो रोटेशन होती है। ठीक बात है, तो एक छोटा सा डिफरेंस था आपका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में। हालांकि ये सब बातें हम कर चुके हैं बीच बीच में स्प्लिट करके, एक इधर आके मैंने एक साथ बता दिया आपको डिफरेंस। ठीक बात है। अच्छा चलो, तो ये बात हो गई आपकी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की। अच्छा, एक चीज और आपको बता देता हूं मैं, है ना, डेल्टा बॉन्ड के अंडर ही, कि डेल्टा बॉन्ड की कुछ एग्जांपल भी देख सकते हो, है ना। एग्जांपल चाहो तो उधर ही लिख लेना चाहिए, अगर आपके पास हल्की फुल्की जगह बची हो ना, डेल्टा बॉन्ड जहां आपने नोट्स बनाए थे डेल्टा बॉन्ड के, उधर आप चाहो तो डेल्टा बॉन्ड के ना एक दो कंपाउंड एग्जांपल के तौर पे देख लेना कि डेल्टा बॉन्ड कौन से कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड्स कंपाउंड्स फॉर्मिंग डेल्टा बॉन्ड,
कौन से कंपाउंड डेल्टा बॉन्ड बनाते हैं, है ना, उसकी बात कर लेते हैं हल्की सी। तो पहले मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस जो है आपके वो डेल्टा बॉन्ड बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोबाल्ट का कार्बोनिल कंपाउंड या आयरन का, है ना। ये जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ डेल्टा बॉन्ड की एग्जांपल बता रहा हूँ कुछ, है ना। वैसे ये इन जनरल पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन अगर जेईई एडवांस में पूछी गई तो आप बता सकते हो। आपको हर एक लेवल से मैं प्रिपेयर कर दे रहा हूँ कि किसी भी लेवल का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप रुकोगे नहीं, करते जाओगे, बस आगे आगे बढ़ते जाओगे। तो ये मेटल कार्बोनाइल में जैसे मैं अगर एक एग्जांपल ले लूँ, जैसे इसकी एग्जांपल ले लूँ मैंगनीज वाली की, मैंगनीज का जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, तो जैसे ए जैसे इसका हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप भी बनाते जाओ साथ साथ में मुझे देख के, ठीक है। तो ये मेटल कार्बोनिल का स्ट्रक्चर हो जाएगा। AMnO5 बना दिए, CO5, नीचे भी ऐसे 5 बना देंगे, है ना, कुछ नहीं है, छोटा सा ही बात है। थोड़ा सा और नीचे बना देते हैं कि जगह हमें दिखे। तो ये मैंगनीज एक और बना दिया। चलो ए आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें आप ए बॉन्ड दिखा देना, एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, कार्बन की तरफ है। अगर मैं कहीं गलत बना दूं तो क्षमा कर देना, वैसे तो बना दिया मैंने सही, ठीक है। तो ये आपका हो गया Mn2CO10 का स्ट्रक्चर। तो इसमें जो ए वाला बॉन्ड है ना, इस मैंगनीज के साथ जो बॉन्ड है, ये आपका डेल्टा बॉन्ड है। ये जो दो मेटल के बीच में, इस केस में आपका मेटल कार्बोनाइल के कॉम्प्लेक्सेस में जो दो मेटल के बीच में बॉन्ड है उसको हम डेल्टा बॉन्ड बोल सकते हैं। वो हमारी एग्जांपल हो सकती है डेल्टा बॉन्ड की। तो एक एग्जांपल आप ये लिख सकते हो कि ये आपकी, इस केस में आपके मेटल के बीच में जो बॉन्ड है वो आपका डेल्टा बॉन्ड होगा, ठीक है। तो मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स इज एग्जांपल ऑफ ए फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। एक चाहो तो और लिख सकते हो, ठीक है। पहली एग्जांपल है, इसको नोट कर लो, ये पहली एग्जांपल है, ठीक है, इसको नोट कर लो। दूसरा आप लिख सकते हो, क्वाड्रपल कंपाउंड्स, मतलब ओ कंपाउंड जिसमें 4 बॉन्ड पॉसिबल हो दो एटम के बीच में, क्वाड्रपल कंपाउंड। जैसे इसकी एक फेमस एग्जांपल है Re2Cl8 2 नेगेटिव, है ना। रिनीनियम का क्लोराइड का एक स्ट्रक्चर होता है Re2Cl8 2 नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखा सकते हैं हम, देखो जैसे एक आपका पहला रिनीनियम है ना, ये आपका पहला रिनीनियम है। कुछ गाने सुन रहे हैं क्या आपको बैकग्राउंड में? सुन रहे हैं तो अच्छी बात है भाई, मज़ा आ रहा होगा। मुझे तो सुन रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको भी सुन रहे हो, हॉस्टल में हैं हम। चलो थोड़ा सा और खुला कर देते हैं यार, इतनी जगह में कंजूसी क्यों करता हूँ मैं, इतनी जगह है। हाँ, तो Re4Cl इधर लगा दो, 4Cl आपके ए रहे, और इधर आपका इसके ऊपर पूरे के ऊपर 2 नेगेटिव है ना, इसके पूरे के ऊपर 2 नेगेटिव है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है Re2Cl8 का,
Re2Cl8 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप देख रहे हो कि एक रिनीनियम है ना, इसको क्या बोलते हैं, रिनीनियम है ना, मैं थोड़ा प्रोनाउंस में भी गलत कर रहा हूं, वैसे तो रिनियम ही बोलते हैं है ना, तो आप देख लेना जो भी है, तो रिनियम ही बोलते हैं वैसे, ठीक है, कोई डाउट की बात नहीं है। तो अब इसके बीच में देखो, इन दो आरी के बीच में आपके 4 बॉन्ड हैं। वैसे मैंने आपको एक कभी पॉइंट बताया था कि 2 एटम के बीच में 3 बॉन्ड ही होते हैं इन जनरल, तो एक नोट बना के लिख लो इधर ही। नॉन मेटल में जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स में 2 एटम के बीच में मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही पॉसिबल हो सकते हैं। नॉन मेटल के केस में 2 एटम के बीच में मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही हो सकते हैं। कुछ गिने चुने हैं मेटल के कंपाउंड है जिसमें मेटल के बीच में 4 बॉन्ड पॉसिबल हो सकते हैं, है ना, मेटल के बीच में 4 बॉन्ड पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल में हमेशा मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही हो सकते हैं। इसलिए कभी कभी ये पूछा भी जाता था बोर्ड के लेवल पे क्वेश्चन कि वाई C2 इज नॉट फॉर्म्ड, कि कार्बन C2 क्यों नहीं बनता, कि ऐसे क्यों नहीं बनता कि कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड बन जाए। तो आप बोल सकते हो क्योंकि कार्बन इज ए नॉन मेटल एंड बिटवीन 2 नॉन मेटल्स ओनली 3 बॉन्ड आर पॉसिबल, ओनली 3 बॉन्ड आर पॉसिबल बिटवीन 2 नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये आप बोल सकते थे मेटल के बीच में 4 बॉन्ड बन सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसमें देखो, ये पहला बॉन्ड तो आपका सिग्मा बॉन्ड होगा, पहला बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड भी आपका पाई बॉन्ड, ये जो चौथा बॉन्ड है आपका डेल्टा बॉन्ड होता है। ये जो चौथा बॉन्ड है इस केस में ये आपका डेल्टा बॉन्ड है। मतलब इस स्ट्रक्चर में आपका एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है और एक आपका डेल्टा बॉन्ड है। एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और एक डेल्टा बॉन्ड है इन 2 आरी के बीच में, ठीक है। तो ये दूसरी एग्जांपल आप लिख सकते हो डेल्टा बॉन्ड की, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन तब भी एज ए पूरा मैं कंप्लीट करके चलता हूं, तो मैंने आपको एग्जांपल भी बता दी डेल्टा बॉन्ड के कुछ कंपाउंड की, ठीक है। तो इसके अलावा इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा, डेल्टा बॉन्ड में कुछ भी नहीं आ सकता है, मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो अच्छा, एक छोटा सा कंसेप्ट और रहता है पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग का, उसको समझ लो फिर बात खत्म करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ओवरलैपिंग का। पांच मिनट की बात और है इसमें समझने के बाद, उसके बाद शायद 1-2 क्वेश्चन देख लेंगे अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो। देखो, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग एंड नेगेटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। इधर बात कर लेते हैं जीरो ओवरलैपिंग की। ये 3 टाइप की ओवरलैपिंग होती है, ये 3 टाइप की ओवरलैपिंग होती है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग एंड जीरो ओवरलैपिंग। एक एक करके समझ लेते हैं, कोई बड़ी बात है भी नहीं। जैसे मान लो ये आपका एस ऑर्बिटल है ना, ये दूसरा आपका एस ऑर्बिटल है। इसमें अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव साइन, और पॉजिटिव साइन का मतलब क्या है। देखो, पॉजिटिव साइन बस आपको फेज बता रहे होते हैं, एम्पलीट्यूड की डायरेक्शन बता रही होती है। जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपको मैंने बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का एक वेव नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन इज ए वेव, कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर होता है, वो पार्टिकल भी होती है, वेव भी होती है। ये आपको मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता चुका हूं। तो इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह होती है ना, वेव के फॉर्म में ऐसे ऐसे ट्रेवल कर सकती है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव के फॉर्म में ऐसे ट्रेवल कर सकती है, ठीक बात है। तो अब वेव ऐसे जा सकती है या तो ऐसे जा सकती है कि नीचे से जाना शुरू करे, है ना, एक बार ऐसे ऊपर से जा सकती है, इसको हम अपवर्ड फेस बोल सकते हैं, इसको डाउनवर्ड फेस बोल सकते हैं। तो जब ये जो आपका पॉजिटिव साइन ए है, यही बता रहा है कि ऊपर से शुरू हुई है वेव, और नेगेटिव साइन आपका अगर नेगेटिव साइन होता तो आपका बताता कि वो नीचे से शुरू हो रही है, ठीक है। इतना ही मतलब है और कोई बात नहीं है, ठीक है। फेस के बारे में ही आपको बताता है वेव का फेस कैसा है, अपवर्ड फेस है कि डाउनवर्ड फेस है, क्लियर है। अच्छा, ठीक है। तो ए पॉजिटिव है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव, अगर आपके दोनों पॉजिटिव ऑर्बिटल आपस में इंटरैक्ट कर रहे हो, ओवरलैप कर रहे हो, तो इस केस में आपका पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। देखो, पॉजिटिव ओवरलैपिंग को समझने का सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर ये है, अगर आप चाहो ना निकालना चाहो, डिटेक्ट करना चाहो कि कौन सा पॉजिटिव ओवरलैप है, तो बस देखो दोनों के साइन देखो, इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव साइन को मल्टीप्लाई करोगे जब, अगर पॉजिटिव साइन से, तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव को मल्टीप्लाई पॉजिटिव से करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग की एग्जांपल हो गई। आगे बात करें
नेगेटिव है, मान लो इधर पॉजिटिव है। ये जो हमारी चीजें हैं ना, इसको हम एमओटी में और डिटेल में देखेंगे। इधर तो मैंने आपको छोटा सा भी एक बता दिया, एमओटी जब हम करेंगे तो और डिटेल में देखेंगे। इधर अभी ज्यादा काम का नहीं है ना। तो मान लो ए है ना, ए मान लो, चलो ऐसे लेते हैं अभी, नेगेटिव नेगेटिव, हाँ ठीक है। अब देखो इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव आपस में हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो देखो बस करो, क्या करोगे, नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दो नेगेटिव से। जो दो लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके साइन को मल्टीप्लाई कर दो। नेगेटिव को अगर मल्टीप्लाई करो नेगेटिव से तो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। -1 को मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो 1 ही आएगा। नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव ही आता है। तो ए भी आपकी पॉजिटिव ओवरलैपिंग की ही एग्जांपल है। ए भी आपकी पॉजिटिव ओवरलैपिंग की ही एग्जांपल है। ठीक बात है। बस सिंपल से आप ऐसे बता सकते हो ना, उन दोनों के साइन को मल्टीप्लाई करके देख लो बस। जैसे अगर ए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इधर भी देखो इसका पॉजिटिव लोब इसके पॉजिटिव लोब से ऐसे आके ओवरलैप करेगा। तो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई पॉजिटिव से करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो अभी पॉजिटिव ओवरलैपिंग की एग्जांपल हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप बता सकते हो कि ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रही है। इस केस में बताना बहुत आसान काम है, बच्चों वाला काम है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग की एग्जांपल मैंने आपको बता दी। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी। इसमें हम ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा रहे हैं इसलिए, क्योंकि बच्चों वाली बातें हैं, आपको देख के ही समझ आ रहा होगा। ठीक है, बस दोनों साइन को मल्टीप्लाई कर दो अपने आप ही। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग और नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ओवरलैपिंग। जैसे लेट्स से हाँ, इस केस में देखो, इस केस में पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव लोब इसके नेगेटिव लोब्स के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई नेगेटिव से करोगे तो नेगेटिव ही आएगा, है ना। तो नेगेटिव ही आएगा। तो ये नेगेटिव ओवरलैपिंग की एग्जांपल हो गई कि ये आपकी नेगेटिव ओवरलैपिंग की एग्जांपल होगी। ये आपकी पॉजिटिव ओवरलैपिंग की एग्जांपल्स थी, क्योंकि नेगेटिव को मल्टीप्लाई नेगेटिव से करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव को मल्टीप्लाई पॉजिटिव से तो पॉजिटिव ही आएगा। निकालने का तरीका बता रहा हूं। पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव से तो नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव ओवरलैपिंग की एग्जांपल हो गई। क्लियर बात है। अच्छा, इसी तरह चाहो तो आप इसको भी देख सकते हो। अगर उसकी बात करें साइड वाइज की, है ना, तो मान लो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव लोब था, ये पॉजिटिव लोब, ये नेगेटिव लोब। तो पॉजिटिव को मल्टीप्लाई नेगेटिव से किया, है ना, पॉजिटिव आपका नेगेटिव के साथ ओवरलैप हो रहा है। तो पॉजिटिव जब मल्टीप्लाई नेगेटिव के साथ हो रहा है तो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव ओवरलैपिंग की एग्जांपल हो गई। इधर आप चाहो तो ये दिखा सकते थे, अगर आपको पॉजिटिव ओवरलैपिंग दिखानी है तो पॉजिटिव लोब पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव लोब नेगेटिव के साथ, है ना। पॉजिटिव लोब पॉजिटिव के साथ तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो रहा है पॉजिटिव से तो पॉजिटिव ही आएगा। यार इधर से देखना चाहो तो नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव से तो पॉजिटिव ही आएगा। -1 मल्टीप्लाई -1 +1, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव तो प्लस ही आएगा। तो ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग की एग्जांपल्स हैं और ये आपकी नेगेटिव ओवरलैपिंग की एग्जांपल है। निकालने का सिंपल सा तरीका है, जो दो लोब आपस में ओवरलैप कर रहे हैं उनके साइन को मल्टीप्लाई कर दो। साइन को मल्टीप्लाई करने से अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ओवरलैपिंग। ठीक बात है। अच्छा, जब पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है तभी बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर्म। पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है तभी आपका बॉन्ड बनता है। नेगेटिव ओवरलैपिंग के केस में बॉन्ड नहीं बनता है। जब ओवरलैपिंग नेगेटिव हो रही है तो बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होती, तब बॉन्ड आपका नहीं बनता है। ठीक बात है। अच्छा, और जीरो ओवरलैपिंग की बात करें तो जीरो ओवरलैपिंग की आप एग्जांपल देख सकते हो। जैसे मान लो ए पॉजिटिव नेगेटिव आपका पी ऑर्बिटल है ना। ए मान लो आपका एस ऑर्बिटल है, ए आपका एस ऑर्बिटल है, ए आपका पी ऑर्बिटल है, आपका एस ऑर्बिटल है। अब खुद सोचो क्या इनके बीच में कुछ भी ओवरलैपिंग हो सकती है? ये देखो पूरा इसके न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, इसके न्यूक्लियस की तरफ आ रहा है, और न्यूक्लियस के पास तो इस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? नोड बोल सकते हैं। इस लोकेशन को हम नोड बोलते हैं। नोड क्या होता था? जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। तो देखो ये आपस में ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाएगी ना, क्योंकि ये सीधा इसके पास आ रहे हैं। तो इस केस में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, और 0 ओवरलैपिंग। तो इस केस में ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि इसमें तो एटलीस्ट नेगेटिव ओवरलैपिंग तो हो रही थी, लेकिन इधर तो ओवरलैपिंग ही नहीं हो पाएगी। और एग्जाम्पल देखना चाहो तो आप देख सकते हो। जैसे एक पी ऑर्बिटल ये रहा, एक पी ऑर्बिटल मान लो ये रहा। अब देखो इन दोनों में क्या ओवरलैपिंग कोई पॉसिबल है? ना साइड वाइज हो सकती है ना एक्सियल हो सकती है, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। तो 0 ओवरलैपिंग है इस केस में भी। इस केस में भी 0 ओवरलैपिंग है ना। इधर आपका नोड था, तो नोड की डायरेक्शन में जब आपका दूसरा ऑर्बिटल आ रहा हो तब आपके कोई भी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती। जब नोड की डायरेक्शन में आपके दूसरा ऑर्बिटल आ रहा हो तब कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती, तो उसको हम 0 ओवरलैपिंग बोल देते हैं। इस केस में भी आपका कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड नहीं बनेगा।
तो सिर्फ पॉजिटिव ओवरलैपिंग जब होगी तभी आपका बॉन्ड बनता है, बाकी किसी भी केस में आपका बॉन्ड नहीं बनता है, बाकी किसी भी केस में आपका बॉन्ड नहीं बनता है। तो बात क्लियर है इतनी, ठीक है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होता है, नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या होता है और जीरो ओवरलैपिंग क्या होता है, क्लियर है, ठीक है। इस पे हम जो वेव फॉर्म के वे में जो हमें समझना होगा हम उधर डिटेल में समझेंगे। अगर छोटा सा मैं आपको समझाना चाहूं कि अगर पॉजिटिव ओवरलैपिंग के केस में ही बॉन्ड क्यों बन रहा है, तो आप क्लियरली समझो। देखो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव साइन का मतलब क्या, कि ऐसे वेव है ना, ऐसे ऐसे वेव हमारी है, ठीक है। ये मान लो पहली वेव थी, है ना, हल्का सा समझा देता हूँ, हल्का सा समझा देता हूँ, 2 मिनट की बात है, ठीक है, क्योंकि बिना यार मजा नहीं आता ना बिना समझाए। वैसे मैं सोचा था कि एमओटी में समझाऊंगा, लेकिन हल्का सा इधर भी समझा देते हैं कि आपको भी, मुझे तसल्ली रहे। आपको तो क्या है, आप तो सोचोगे चलो खत्म हो जाए जल्दी जल्दी लेकिन हल्का सा समझाना जरूरी है, ठीक है। हालांकि एमओटी में मैं फिर से बताऊंगा एक बार। देखो ये पहली वेव है ना, इस ऑर्बिटल को मैं इस वेव से रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्योंकि ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन ही है और इलेक्ट्रॉन आपका वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो पहली वेव ए रही, दूसरी वेव ए रही। तो जब ये 2 वेव आपस में ओवरलैप करेंगी, ये जब 2 वेव आपस में ओवरलैप करेंगी, है ना, तो देखो ये पहली वेव थी, दूसरी वेव थी। जब ये दोनों वेव आपस में ओवरलैप करेंगी तो इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगी वेव। बोलो भाई, ए वेव जब इस वेव के साथ ओवरलैप करेगी, ए वेव जब इस वेव के साथ ओवरलैप करेगी तो आपका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों वेव आपस में ऐड हो जाएंगी, दोनों वेव आपस में ऐड हो जाएंगी। ये जब मैं आपको फिजिक्स कराऊंगा ना, तो उधर मैं सुपर पोजिशन कराऊंगा, है ना, उधर एसएचएम वेव्स में सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कराऊंगा, उधर भी मैं आपको बताऊंगा सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। तो वही काम है, सुपर पोजिशन मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना वेव्स का। तो इस केस में देख रहे हो आप, एडिशन हो रही है वेव की, क्योंकि दोनों सेम फेस में थी, इस करके एडिशन हो रही है। इसी तरह तो हमने देखा कि पहली पॉजिटिव वेव थी, दूसरी पॉजिटिव वेव थी, तो आपकी जो ओवर फाइनल वेव है और रिजल्टेंट वेव जो है वो एडिशन से बन रही है ना। तो इसलिए आपकी इस केस में बॉन्ड बन रहा है, इस केस में आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। समझो पॉजिटिव साइन का मतलब। इसी तरह अगर आप नेगेटिव साइन में भी देखो, हमने देखा था कि नेगेटिव लोब जब आपस में ओवरलैप कर रहे हो तब भी आपका पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही होती है। तो उस केस में भी देख लो क्या होता है, उस केस में भी देख लो क्या होता है ना, जब आपका नेगेटिव आपस में ओवरलैप कर रहे हो, जब ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, तो नेगेटिव आपस में जब ओवरलैप कर रहे हो तो ऐसे ही होगा, ऐसे होगा कुछ। ये पहली वेव है ना, ये आपकी दूसरी वेव, ठीक है, ये आपकी दूसरी वेव, ये 2 वेव होंगी। तो इस केस में भी जब आपकी सुपर पोजिशन होगी, सुपर पोजिशन का सिंपल सा मतलब ये है कि जब ये 2 वेव आपस में इंटरैक्ट करके रिजल्टेंट आपको वेव देंगी तो उसका कैसा मैग्नीट्यूड होगा, कैसी आपको शेप दिख रही होगी। तो आपको दिख रहा है कि इस केस में भी एडिशन ही हो जाएगी। अब इस केस में एडिशन ऐसे होगी कि बस नीचे की तरफ ज्यादा होगा, लेकिन एडिशन तो हो ही रही है, एडिशन तो हो ही रही है, समझ रहे हो, ठीक है। तो इस केस में भी एडिशन ही हो रही है, तो इसलिए आपकी पॉजिटिव ओवरलैपिंग की एग्जांपल होगी, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, एक दूसरे के एम्पलीट्यूड आपस में ऐड हो रहे हैं, एम्पलीट्यूड आपस में ऐड हो रहे हैं, इसलिए आपकी पॉजिटिव ओवरलैपिंग की एग्जांपल है, ठीक है। नीट वालों को तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जेई वालों को हल्का फुल्का बता रहा हूं, हालांकि एमओटी में मैं बताऊंगा फिर से, ठीक है। अच्छा, जीरो ओवरलैपिंग के केस में क्या होगा, ओ सॉरी, हम नेगेटिव ओवरलैपिंग के केस में क्या होगा। तो देखो नेगेटिव ओवरलैपिंग के केस में क्या था कि एक पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव लोब इसके नेगेटिव लोब से इंटरैक्ट कर रहा हो, तो पॉजिटिव पहले एक बनाते हैं वेव इसकी, ये मान लो पॉजिटिव की वेव है ना, दूसरी नेगेटिव की वेव होगी, है ना, दूसरी नेगेटिव की वेव, तो मतलब ये नेगेटिव की वेव है, ऐसी होंगी 2 वेव, ए पॉजिटिव वेव, ए पॉजिटिव वेव, ए आपकी नेगेटिव वेव। तो ये पॉजिटिव वेव मैंने बना दी, ये नेगेटिव वेव बना दी। अब ये खुद सोचो, खुद ही फील करो क्या हो रहा है कि इसकी जो पॉजिटिव वेव है, इसकी नेगेटिव वेव आपस में कैंसलेशन करेंगी, ए वाली वेव इसको कैंसलेशन करेगी, ऐसी कैंसलेशन, रिजल्टेंट तो ऐसे ही निकल रहा होगा ना, और इसको ऐसे कैंसिल कर रही होंगी, तो आपस में कैंसलेशन कर रही है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है एक तरह से, है ना, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। थोड़ा हार्ड वर्ड हो गया, मैं बताऊंगा एमओटी में। इधर वैसे क्या हो रहा है, इतना समझ लो कि डिस्ट्रक्ट हो रही है ना, डिस्ट्रक्ट हो रही है, डिस्ट्रक्ट, इसको हम बोलते हैं वैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक बात है, कि डिस्ट्रक्ट कर रही है, एक इसकी ये वेव इसको डिस्ट्रक्ट कर रही है, एक दूसरे को तबाह कर रही है, तो इस केस को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जो हमने पहले देखा पॉजिटिव ओवरलैपिंग के केस में, पॉजिटिव ओवरलैपिंग के केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये मैं आपको फिजिक्स में और डीप में कराऊंगा।
पॉजिटिव ओवरलैपिंग के केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और इस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की एक दूसरे को तबाह कर रही होती है। तो इस केस में इसलिए आपका बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है। और जीरो ओवरलैपिंग के केस में तो ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही है तो बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं। ठीक बात है, क्लियर होगी बात कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होता है, नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या होता है, जीरो ओवरलैपिंग क्या होता है। पोस्ट और निकालने का तरीका तो सिंपली है कि बस जो दो लोग आपको दिख रहे हैं आपस में आके कि ओवरलैप करेंगे, उनके साइन को मल्टीप्लाई करो। अगर मल्टीप्लाई करने से आपका अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रही है, और मल्टीप्लाई करने से अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब नेगेटिव ओवरलैपिंग हो रही है। और जीरो ओवरलैपिंग कब होगी, जब एक ऑर्बिटल किसी दूसरे ऑर्बिटल के नोड की तरफ आ रहा हो, नोड की डायरेक्शन में आ रहा हो, तब आपकी जीरो ओवरलैपिंग होगी, क्योंकि उस केस में ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। ठीक बात है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। ये वीबीटी आपकी इधर ही पूरी खत्म होती है। मैं आपको डीपीपी दूंगा, डीपीपी में कुछ क्वेश्चन दूंगा, प्लीज प्रैक्टिस कर लेना।